हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग हमारा चैप्टर नंबर 10 डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम की रिवीजन करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके एग्जाम में 4 to 6 मार्क्स का ये पूछा जाता है। इसका आपका अलग से क्वेश्चन भी फ्रेम होकर आ सकता है, एज वेल एज आपका जो बड़ा वाला क्वेश्चन आता है टोटल इनकम का, उसके अंदर इसके 2-3 पॉइंट हमेशा रहते ही रहते हैं, तो इसको आपने बहुत अच्छे से करके जाना है। ऑलराइट, इस रिवीजन वीडियो के अंदर हम इसको डिटेल में कवर करेंगे एंड ये जो नोट्स मैंने यहाँ पर यूज करे हैं आपको नीचे की लिंक दिख जाएगा, उससे जाकर आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट कर लेना है, मेरे साथ इस रिवीजन वीडियो को आपने ध्यान से सुनना है। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम की। सर ये डिडक्शंस होती क्या है? देखो, जब आप अपने पांचों की पांचों हेड की इनकम को टोटल कर लेते हो, टोटल करने के बाद आप क्लबिंग एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजन लगा देते हो, उसके बाद आपकी आती है ग्रॉस टोटल इनकम एंड ग्रॉस को हमेशा बनाना होता है नेट। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि ग्रॉस को हमेशा बनाना होता है नेट। ग्रॉस को नेट बनाने के लिए उसमें से कुछ माइनस करते हैं, तो ग्रॉस टोटल इनकम में से हम माइनस करते हैं डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। एंड ये जो डिडक्शंस होती है, एक तो होती है आपकी चैप्टर 6A वाली जो यहां पर लिखी है, एंड इसके अलावा एक और होती है आपकी सेक्शन 10AA वाली। इसको बाद में देखेंगे, लेकिन पहले आप समझो चैप्टर 6A वाली डिडक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद आती है हमारी टोटल इनकम, इसी को बोला जाता है नेट टोटल इनकम। इसके ऊपर हम लोग लगाते हैं हमारी टैक्स की लायबिलिटी, इसके ऊपर कैलकुलेट करी जाती है। राइट, हम यहां तक पहुंच चुके हैं, हम लोग डिडक्शंस की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, ये जो डिडक्शंस हैं, ये डिडक्शंस आपकी कभी भी इस ग्रॉस टोटल इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी जो डिडक्शंस आप माइनस कर रहे हो उसकी वजह से आपकी टोटल इनकम नेगेटिव हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। डिडक्शंस कभी भी जीटीआई से ज्यादा नहीं हो सकती। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो एक्सेस डिडक्शन अगर आपकी बच गई तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते, वो वेस्ट हो जाएगी। एक्सेस डिडक्शन है ना, दैट कैन नॉट बी यूज्ड, उसको आप कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते, वेस्ट। एंड तीसरी एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि ये जो डिडक्शन हम लोग माइनस करते हैं, ये स्पेशल रेट वाली इनकम के अगेंस्ट नहीं मिलती। तो अगर आपकी जो जीटीआई है यहां पर, इसके अंदर अगर आपके कुछ स्पेशल रेट की इनकम इंक्लूडेड है, जैसे मान लो कुछ आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112 वाला इंक्लूडेड है, या फिर सेक्शन 112A वाला इंक्लूडेड है, या फिर सेक्शन 111A वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इंक्लूडेड है, या फिर कोई विनिंग्स की इनकम है, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, कोई भी कैजुअल इनकम इंक्लूडेड है, तो इनके ऊपर आपका टैक्स का रेट फिक्स होता है। फिक्स होता है, ये देखो, इन दोनों पर होता है 12.5%, इसके ऊपर होता है 20%, इसके ऊपर होता है 30% का टैक्स का रेट फिक्स। तो ये जो फिक्स रेट वाले हैं, इनके अगेंस्ट आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, इनके ऊपर तो टैक्स आपको देना ही देना पड़ेगा। राइट, आई होप ये सारा क्लियर है। अब आपकी जितनी भी डिडक्शंस होती है चैप्टर 6A वाली, वो दो कैटेगरी की होती है। एक होती है पेमेंट और इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन, यानी कि आप किसी ना किसी तरह की पेमेंट कर रहे हो या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। वो जो पेमेंट और इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो, तो पहले जो हमने इनकम टैक्स पढ़ा है वहां पर आपको कहीं पर भी डिडक्शन नहीं मिली, यहां पर आके डिडक्शन ले लो अगर हमारी गवर्नमेंट की बताई हुई जगह पर आपने पेमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट करी है। तो यहां पर हम लोग सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 80C से लेकर 80GGC तक, ठीक है जी। एंड दूसरी होती है हमारी इनकम बेस्ड डिडक्शन, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे 80IA से 80RRB एंड 80TTA एंड TTB। देखो, ज्यादा सेक्शन नहीं है यहां पर, ये जो है हमारे 80IA से 80RRB, इसमें सिर्फ 3 आपने पढ़ने हैं एंड ये 2 और पढ़ने, तो टोटल 5 यहां पर आपके आगे। चलो जी। अच्छा, इनकम बेस्ड डिडक्शन में फर्क क्या है? इनकम बेस्ड डिडक्शन में आपने पहले वो वाली इनकम को टैक्सेबल करना है जीटीआई के अंदर, पहले वो जीटीआई के अंदर होनी चाहिए, फिर नीचे जाकर उसकी डिडक्शन ले लो इन वाले किसी सेक्शन के अंदर। ऑलराइट, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पेमेंट बेस्ड में जो आप खर्चा कर रहे हो, पर्सनल नेचर का खर्चा, यहां पर सारे पर्सनल नेचर के खर्चे की बात होती है, जो पहले कहीं पूरे इनकम टैक्स में एज ए डिडक्शन नाम नहीं मिला, वो यहां पर मिल जाएगा अगर यहां लिखा है तो। और अगर इनकम बेस्ड की बात करते हैं तो पहले वो इनकम टैक्सेबल करो, नीचे जाकर उसकी डिडक्शन ले लो इन वाले सेक्शंस के अंदर। लेट स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। पहले हम लोग बात करेंगे पेमेंट और इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शंस की। सबसे पहला आपका सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 80C, एंड ये बात करता है स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट की। अगर आपने हमारी गवर्नमेंट की बताई हुई स्पेसिफाइड जगह पर पैसा लगा दिया तो इस वाले सेक्शन के अंदर आपको डिडक्शन मिलेगी। अच्छा, किसको मिलेगी? सिर्फ इंडिविजुअल और एचएफ को मिलेगी, और इसके अलावा और किसी को नहीं मिलेगी। एंड मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की, 1.5 लाख तक की आपको मिलेगी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ये आपकी लिमिट है इस वाले सेक्शन के अंदर। राइट, चलो अब एलिजिबल इन्वेस्टमेंट कहां पर है, कहां पर हमने पैसा लगाना है? सबसे पहला है आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे करना है, इंक्लूडिंग यूलिप, जो हमारी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, वो भी यहां पर आ जाती है। उनका अगर आपने प्रीमियम पे करा, आपको डिडक्शन मिलेगी। अच्छा, अगर आप इंडिविजुअल हो तो सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए, एज वेल एज चिल्ड्रन के लिए, यहां पर डिपेंडेंट वर्ड नहीं है, चाहे इंडिपेंडेंट बच्चे हो चाहे डिपेंडेंट हो, डजंट मैटर, सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन सारे यहां पर आ जाते हैं। उनके लिए आपने प्रीमियम पे करा, 80C की डिडक्शन ले लो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यहां पर ना पेरेंट्स कवर नहीं है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है। राइट, एंड अगर आप एचयूएफ हो तो एनी मेंबर ऑफ द एचयूएफ के लिए आपने प्रीमियम पे करना, आपको डिडक्शन यहां पर मिल जाएगी।
अच्छा, एक यहां पर मैक्सिमम लिमिट आ जाती है कि अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे करा है और वो जो पॉलिसी है एक नॉर्मल पर्सन के लिए ली गई है, मतलब कि कोई डिसेबिलिटी उसको नहीं है, तो आपको चेक करना है कि पॉलिसी मेरी 1 अप्रैल 2012 या उसके पहले की है क्या। अगर 1 अप्रैल 2012 से पहले की है, सॉरी 12 नहीं, 12 से पहले की, 1 अप्रैल 2012 से पहले की है, तो जितना आपने प्रीमियम पे करा वो या फिर मैक्सिमम 20% ऑफ द पॉलिसी अमाउंट मतलब कि सम एश्योर्ड। और अगर पॉलिसी आपकी 1 अप्रैल 2012 या उसके बाद की है, तो जितना आपका प्रीमियम था वो या फिर 10% ऑफ द पॉलिसी अमाउंट मतलब कि सम एश्योर्ड, विच एवरेज लोअर आपको लेना है। लेकिन ध्यान रखना डिसेबल्ड पर्सन के लिए अलग लिमिट है। इसके लिए आपको डेट चेक करनी है 1 अप्रैल 2013 या उसके बाद, जितना प्रीमियम पे करा वो या फिर मैक्सिमम 15% ऑफ द पॉलिसी अमाउंट। इसको याद कैसे करना है सुनो, आपको दिखाते हैं, इस तरीके से याद करो इसको। जैसे मान लो ये आपकी टाइमलाइन है एंड यहां पर एक डेट आपकी आई 1 अप्रैल 2012, यहां पर आपकी डेट आई। ठीक है जी, पहले बात करेंगे नॉर्मल पर्सन की। अगर नॉर्मल पर्सन की बात करता हूं तो 1 अप्रैल 2012 या उसके बाद की अगर आपकी पॉलिसी है तो 10% ऑफ द सम एश्योर्ड की लिमिट यहां पर लग जाएगी, उससे ज्यादा प्रीमियम अलाउ नहीं किया जाएगा। राइट, एंड अगर उसके पहले की मैं बात करता हूं 1 अप्रैल 2012 से पहले, तो मैक्सिमम 20% ऑफ द सम एश्योर्ड आपको अलाउ किया जाएगा एज अ प्रीमियम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। ये तो बात होगी हमारे नॉर्मल पर्सन की। ठीक है जी, डिसेबल्ड की बात करता हूं तो डिसेबल्ड के लिए एक और डेट निकाली गई 1 अप्रैल 2013। आपकी पॉलिसी 1 अप्रैल 2013 या उसके बाद की है तो फिर 15% ऑफ द सम एश्योर्ड यहां पर आपको लेना है एज अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिडक्शन। राइट, लेकिन सवाल आता है कि इसके पहले का क्या, पहले के बारे में कुछ नहीं बता रखा एक डिसेबल्ड पर्सन के लिए। डिसेबल्ड पर्सन के लिए जस्ट अ सेकंड, डिसेबल्ड पर्सन के लिए इसके पहले के बारे में नहीं बता रखा, तो पहले की तरह पहले के पीरियड में आपने इसको नॉर्मल की तरह ही ट्रीट करना है। यानी कि यहां पर भी आपने 1 अप्रैल 2012 की डेट चेक करनी है, उसकी 1 अप्रैल 2012 या उसके बाद यहां पर आपको लेना है 10% एंड उसके पहले आपको लेना है 20%। ये चार्ट बना लो नोट्स के अंदर अपने, रेट काफी काम आएगा आपके, एक बार ये बना लो नोट्स के अंदर। अच्छा, डिसेबल्ड पर्सन मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जिसको सेक्शन 80 यूके डिसेबिलिटी या फिर 80 डीडीबी वाली स्पेसिफाइड डिजीज से वो गुजर रहा है। ये तो बात होगी हमारी पहली इन्वेस्टमेंट एंड ज्यादातर सवाल आपका यहीं से पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से आपने करके जाना है। चलो जी, सेकंड हमारी इन्वेस्टमेंट होती है हमारी पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ के अंदर। अगर आपने पीपीएफ के अंदर पैसा लगाया तो जितना पैसा आपने लगाया है उतनी की आप डिडक्शन ले लो मैक्सिमम 1.5 लाख की लिमिट के अंदर। इंडिविजुअल हो तो सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन के लिए ले सकते हो, एचएफ हो तो एनी मेंबर ऑफ द एचएफ के लिए आप डिडक्शन यहां पर ले सकते हो। राइट, एक बात और यहां पर आती है कि जो एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय अगर एसपीएफ के अंदर पैसा डालता है, जो हमने सैलरी के अंदर पढ़ा था, या फिर आरपीएफ के अंदर पैसा डालता है, या फिर अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड के अंदर पैसा डालता है, तो जितना पैसा उसकी अपनी कंट्रीब्यूशन होती है सैलरी हेड के अंदर, वहां तो इग्नोर कर देते थे, लेकिन यहां पर एज अ डिडक्शन हमें मिल जाएगी 80C के अंदर। लेकिन ध्यान रखना अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड यहां पर कवर नहीं है एंड अनअप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड भी यहां पर कवर नहीं है। इनमें पैसा डालोगे तो कोई डिडक्शन यहां पर नहीं मिलने वाली। राइट, एक पॉइंट यहां पर और आता है एनएससी का, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है वो ये क्या होता है। देखो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक हमारे सेविंग्स की हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, हमारे सरकारी इंस्ट्रूमेंट, जिसके अंदर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो एनएससी के अंदर आपने पैसा इन्वेस्ट किया, जितना पैसा इन्वेस्ट करोगे 80C के अंदर सारे के सारे पैसे की डिडक्शन ले लो, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1.5 लाख की आप इतने की डिडक्शन ले सकते हो। और जो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट की भी आप डिडक्शन ले सकते हो 80C के अंदर। लेकिन ध्यान रखना पहले उस इंटरेस्ट को आपने अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल करना है, फिर नीचे जाकर उसकी डिडक्शन लेनी है। राइट, जितना पैसा इन्वेस्ट किया डायरेक्टली डिडक्शन ले लो, इंटरेस्ट जो मिला पहले टैक्सेबल कर दो अदर सोर्स के अंदर, फिर नीचे जाकर उसकी 80C के अंदर जाकर डिडक्शन ले लो। राइट, चलो फिर हमने एक पॉइंट देखा था हमारा पॉइंट नंबर 5 कि अगर आपने कोई हाउसिंग लोन लिया था एंड हाउसिंग लोन के प्रिंसिपल कंपोनेंट की आपने रीपेमेंट कर दी, इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही, प्रिंसिपल कंपोनेंट की बात हो रही है। इंटरेस्ट की जो बात होती है, इंटरेस्ट की बात एक तो हमने करी थी हमारे हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर, और एक आगे चलकर हमारा सेक्शन आएगा 80EE एंड 80EEA, ये दोनों सेक्शन बाद में पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में। उसकी बात होती है इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट की बात वहां पर होती है, लेकिन प्रिंसिपल कंपोनेंट की बात यहां पर होती है हमारे इस वाले पॉइंट के अंदर कि हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल पे किया तो 80C के अंदर डिडक्शन ले लो। कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि लोन जो है वो आपका होना चाहिए फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। कंस्ट्रक्शन का अगर है तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड हो जानी चाहिए, एंड अगर मान लो लोन जो है, लोन आपने रिलेटिव से लिया, उनसे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, फ्रेंड से लिया नहीं मिलेगी, लेकिन लोन आपका होना चाहिए गवर्नमेंट से या फिर बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या ट्रस्ट से या अपने एम्प्लॉयर से या फिर किसी भी कंपनी से। बेसिकली बताऊं, ये याद करने का तरीका ये है कि जो आपके रिकॉग्नाइज्ड लोग होते हैं ना, सिर्फ वही होने चाहिए, सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड लोग।
आपके रिलेटिव से लोन लोगे नहीं मिलेगी डिडक्शन, फ्रेंड से लोगे नहीं मिलेगी, फैमिली से लोगे नहीं मिलेगी। राइट, ये चीज का ध्यान रखना है। सिर्फ इन रिकॉग्नाइज्ड लोगों से अगर आपने लिया है लोन तभी आपको यहाँ पर डिडक्शन मिलेगी 80C के अंदर प्रिंसिपल कंपोनेंट की। चलो जी, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए कुछ आपने स्टैंप ड्यूटी पे कर दी या रजिस्ट्रेशन फीस पे कर दी, तो जिस साल में पे करोगे उस साल के अंदर 80C की आप डिडक्शन यहां पर ले लो। एक बात का और ध्यान रखना, अगर आपने किसी बैंक के साथ जाकर आपने फिक्स डिपॉजिट करवा दिया और 5 साल या उससे ज्यादा का करवाया तो उसको बोला जाता है टैक्स सेवर एफडी, यानी कि 80C के अंदर जितना पैसे की आपने एफडी कराई है 5 साल या उससे ज्यादा की, उसकी आप डिडक्शन ले लो, यहां पर आपको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। एक बात और यहां पर एक पॉइंट आता है हमारा कि अगर आपने अपने बच्चों की एजुकेशन कराई है इंडिया के अंदर, अपने चिल्ड्रन की एजुकेशन, तो जो ट्यूशन फीस यानी कि पढ़ने वाली फीस, सिर्फ पढ़ाई वाले पोर्शन की फीस, जो ट्यूशन फीस आपने पे करी है, मैक्सिमम 2 बच्चों की आप डिडक्शन ले सकते हो 80C के अंदर। ध्यान रखना, यहां सिर्फ ट्यूशन फीस है, कोई डोनेशन आपने दिया नहीं वो कवर नहीं है, कोई आपने डेवलपमेंट या कोचिंग फीस पे करी है वो भी नहीं है, या फिर कभी कभी क्या होता है स्कूल की जो बस की फीस होती है वो भी आ जाती है, वो कवर नहीं है। सिर्फ ट्यूशन फीस, सिर्फ पढ़ने वाली फीस यहां पर कवर होती है। राइट, इसके अलावा आपने मान लो नाबार्ड के बॉन्ड्स खरीद लिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसको बोला जाता है, इसके बॉन्ड खरीदे नोटिफाइड वाले, तो आपको मिल जाएगी यहां पर डिडक्शन। इसके अलावा 2 पॉइंट आते हैं हमारे, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर आपने पैसा डाला सीनियर सिटीजन के भले के लिए, या फिर सुकन्या समृद्धि स्कीम छोटी छोटी बच्चियों के भले के लिए, इन दोनों स्कीम के अंदर आपने पैसा डाला तो 80C के अंदर डिडक्शन ले लो। और क्या आता है सर, यूनिट्स ऑफ यूटीआई म्यूचुअल फंड, अगर आपने यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया या फिर किसी म्यूचुअल फंड के यूनिट खरीदे यहां डिडक्शन ले लो, या फिर आपने किसी यूटीआई या फिर म्यूचुअल फंड का, आपने यूनिट नहीं, आपने उसकी पेंशन फंड में पैसा डाल दिया, फिर भी यहां पर डिडक्शन ले लो। एंड ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, कि अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो एंड आपने एनपीएस के टियर 2 अकाउंट के अंदर पैसा डाला है 3 इयर्स और मोर के लिए, ये क्या होता है सर, ये स्पेशल अकाउंट होता है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, जो हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। एनपीएस हमारे अगले पेज पर ही आ रही है, देखो एनपीएस, इसके अंदर हमारा जो टियर 2 अकाउंट होता है, इसके बारे में डिटेल में नहीं जानना आपने, जो 3 साल या उससे ज्यादा के लिए अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने पैसा डाला उसको यहां पर मिल जाएगी 80C के अंदर, नॉट 80CCD, 80C के अंदर उसको डिडक्शन मिलेगी। राइट, चलो 80C हमारा कंप्लीट हो गया। ये जो मैंने लिस्ट पढ़ी यहां पर 14 इन्वेस्टमेंट की, इसको आपने बस 2-3 बार रीड करना है, सिर्फ इतना कि आपको ध्यान आ जाए, एग्जाम में लिखा जाए तो आपको कैच हो जाना चाहिए वहां पर कि हाँ ये 80C के अंदर कवर था। उसके बाद एक हमारा आता है सेक्शन नंबर 80CCC, ये बात करता है कि अगर आपने LIC के या फिर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पेंशन फंड या एन्युटी प्लान के अंदर आपने पैसा डाला, देखो जरा ध्यान से सुनो, मैंने ऊपर यहां पर भी एक पेंशन फंड का नाम लिया था, अगर आपने यूटीआई के या म्यूचुअल फंड का पेंशन फंड उसके अंदर आपने पैसा डाला तो 80C के अंदर ले लो। लेकिन अगर मान लो LIC के या फिर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पेंशन फंड या एन्युटी प्लान के अंदर आपने पैसा डाला तो आपको 80CCC यहां पर मिलेगी डिडक्शन, मिलेगी सिर्फ इंडिविजुअल को, मैक्सिमम 1.5 लाख तक की यहां पर डिडक्शन आपको मिलेगी, मैक्सिमम 1.5 लाख की। राइट, चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारा, आ जाओ नेक्स्ट आता है हमारा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमारा एनपीएस वाला सेक्शन नंबर 80CCD, ये बात करता है कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर उसका दूसरा नाम होता है नेशनल पेंशन स्कीम, या फिर एक और नाम होता है इसका न्यू पेंशन स्कीम, या फिर एक और नाम होता है अटल पेंशन योजना। इन सभी नामों का मीनिंग सेम है। अगर आपने इसके अंदर पैसा डाला तो 80CCD के अंदर डिडक्शन ले लो। इसके अंदर 3 अपने और सेक्शन आते हैं, सब सेक्शन आते हैं। एक होता है सेक्शन 80CCD1। पहली बात, ये जो डिडक्शन है सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगी, एंड कितनी मिलेगी यहां पर दे रखी है। तो 80CCD1 जो है ये बात करता है ओन कंट्रीब्यूशन की, कि अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हो एंड आपने खुद से कंट्रीब्यूशन करी है, तो जितनी आपने कंट्रीब्यूशन करी है वो या फिर मैक्सिमम 10% ऑफ योर सैलरी, सैलरी का मीनिंग है यहां पर बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स, बस और कुछ नहीं, बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स, यहां पर टर्नओवर कमीशन नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना है। राइट, बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स और कुछ यहां पर नहीं आता, उसका 10% और या फिर अपनी कंट्रीब्यूशन विच एवर इज लोअर आपको यहां पर लेना एज अ डिडक्शन। और अगर आप अदर इंडिविजुअल हो, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड हो या बिजनेस करते हो या फिर घर पे खाली बैठते हो, तो जितना पैसा आपने कंट्रीब्यूट किया है वो, या फिर आपकी 20% ऑफ द ग्रॉस टोटल इनकम विच एवर इज लोअर। राइट, यहां पर 20% ऑफ द जीटीआई है, यहां पर 10% ऑफ द सैलरी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इतने की डिडक्शन आपको मिल जाएगी 80CCD1 के अंदर। ठीक है जी, इसके बाद एक और सेक्शन लाया गया हमारा, सेक्शन नंबर 80CCD1B, ये बाद में लाया गया। इन्होंने बोला कि भाई आप अगर सारी की सारी डिडक्शन 80CCD1 के अंदर नहीं ले पाते तो एक काम करो, एक्स्ट्रा हम आपको एक्स्ट्रा यहां पर देते हैं 50,000, जो ऊपर आपकी बच गई वो नीचे जाकर 80CCD1B के अंदर 50,000 की और यहां पर आप ले सकते हो। तो जो बैलेंस कंट्रीब्यूशन ऊपर आपकी बच गई 80CCD1 के अंदर, उसके नीचे जाकर आप डिडक्शन ले लो 80CCD1B के अंदर मैक्सिमम 50,000 तक। राइट,
एक बात आपको बताता हूं कि रियल लाइफ में क्या होता है कि आप एक्चुअल में ये वाला सेक्शन पहले लेते हो, यानी कि इसकी आपकी 50,000 की जो लिमिट है वो पहले एग्जॉस्ट करते हो, बाद में 80 सीसीडी 1 पर जाते हो। राइट, आप दोनों कर सकते हो, लेकिन बेस्ट अप्रोच जहां पर रहती है, बेस्ट अप्रोच यूजुअली ये रहती है कि 80 सीसीडी 1 बी पहले लो एंड 80 सीसीडी 1 बाद में लो। एक हमारा एमसीक्यू भी आता है इसका, तो उस एमसीक्यू को आप अच्छे से करके जाना, इस वाले पॉइंट से रिलेट करता है हमारा। राइट, चलो ये मैंने नीचे एग्जांपल दे रखा है कि आप पहले चाहो तो 80 सीसीडी 1 ले सकते हो, बाद में 1 बी ले लो, या फिर पहले 1 बी ले लो बाद में 80 सीसीडी 1 ले लो। अब दोनों दोनों करोगे सही रहेगा, बट इट इज प्रेफर्ड कि 80 सीसीडी 1 बी आपने पहले लेना है। अच्छा, इस साल की यहां पर छोटी सी अमेंडमेंट थी हमारी, 80 सीसीडी 1 बी के अंदर की अमेंडमेंट थी। देखो पहले क्या होता था, पहले आप माइनर के नाम पर एनपीएस नहीं खुलवा सकते थे, लेकिन अब खुलवा सकते हो। तो अगर आप किसी माइनर के पेरेंट हो या फिर किसी माइनर चाइल्ड के आप उसके गार्डियन हो, तो आप उसके नाम पर भी एनपीएस वत्सल्य अकाउंट आप खुलवा सकते हो। वो उसके नाम पर खोला जाएगा, उसके नाम पर, एंड आप उसके अंदर कंट्रीब्यूशन करोगे। एंड आगे चलकर जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा होने के बाद वो एनपीएस नॉर्मल आपका एनपीएस टियर 1 अकाउंट बन जाएगा। राइट, जो भी नॉर्मल हमारा एनपीएस का अकाउंट होता है वो कन्वर्ट होकर उस बच्चे के नाम पर हो जाएगा। तो सवाल आता है कि अगर पेरेंट या फिर गार्डियन बच्चे के नाम पर एनपीएस वत्सल्य अकाउंट खुलवा रहे, तो क्या उसको डिडक्शन मिलेगी? हाँ मिल जाएगी। ये हमारी इस बार की अमेंडमेंट है, हाँ मिलेगी। एंड इसके अंदर मिलेगी 80 सीसीडी 1 बी के अंदर। मैक्सिमम जो इसकी 50,000 की लिमिट है, उस लिमिट के अंदर अंदर ही मिलेगी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी। इस लिमिट के अंदर अंदर ही आपको मिलेगी 50,000 की एनपीएस वत्सल्य की लिमिट, ये डिडक्शन। चलो, इसके बाद एक हमारा आता है सेक्शन नंबर 80 सीसीडी का सेकंड क्लॉज। ये होता है 80 सीसीडी 2 एंड ये बात करता है एम्प्लॉयर के अपने कंट्रीब्यूशन की। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं। पीछे हमने देखा सैलरीड इंडिविजुअल होता है, अदर इंडिविजुअल होता है। अदर इंडिविजुअल के केस में तो ये खुद ही कंट्रीब्यूट करता है, यहां पर तो कोई एम्प्लॉयर है नहीं। तो इसके केस में हमारा 80 सीसीडी 1 लगेगा एंड 1 बी लगेगा, 80 सीसीडी 2 नहीं लगेगा। इसके केस में सैलरीड वाले के केस में 80 सीसीडी 1 भी लगेगा, 1 बी भी लगेगा, एज वेल एज 80 सीसीडी 2 भी लग सकता है अगर एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है तो। एंड जो भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, पहले एम्प्लॉयर की जो कंट्रीब्यूशन है पहले उसको सैलरी हेड के अंदर जाकर टैक्सेबल कर दो, ऊपर सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल कर दो, नीचे जाकर 80 सीसीडी 2 के अंदर जाकर डिडक्शन ले लो। एंड कितनी मिलेगी? जितना उसने कंट्रीब्यूट किया है वो, या फिर मैक्सिमम 10% और 14% ऑफ द सैलरी। सैलरी का मीनिंग यहां पर सेम है, बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स, बस और कुछ नहीं, बस ये है। तो 10% और 14% ऑफ द सैलरी विच एवर इज लोअर, उतने की डिडक्शन यहां पर आप ले लो। राइट, आपको एक बात बताता हूं, वैसे हमारी जितनी भी डिडक्शंस है ना, जितनी भी डिडक्शंस है सारी की सारी, वो आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल के अंदर ही मिलती है। नॉर्मल के अंदर आपको सारी की सारी डिडक्शंस अवेलेबल हैं। ये मैं आपको शुरू में बताना था, लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूं, सुनो। फिर भी नॉर्मल के अंदर आपको सारी डिडक्शन मिल जाएंगी, लेकिन अगर मैं 115 बीएससी फॉलो करता हूं ना, तो 115 बीएससी में सारी डिडक्शन नहीं मिलती, आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती, लेकिन सिर्फ आपको 3 डिडक्शन मिल जाती है। एक मिलती है 80 सीसीडी 2 जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं, एक मिलेगी 80 सीसीएच का 2 ये मिलेगी, और एक आगे जाकर हम पढ़ेंगे 80 डबल जे डबल ए, ये तीनों आपको मिल जाएंगी 115 बीएससी में भी मिल जाएंगे ये तीनों आपको। राइट, तो ये चीज का ध्यान रखना है। हम 80 सीसीडी 2 पढ़ रहे हैं, ये आपको 115 बीएससी में भी मिल जाएगी, नॉर्मल के अंदर भी मिलेगी, 115 बीएससी में मिलेगी, दोनों जगह आपको मिलने वाली है। राइट, तो अगर हम लोग 115 बीएससी फॉलो करते हैं तो 80 सीसीडी 2 मिलेगी, 1 एंड 1 बी नहीं मिलेगी, सिर्फ 2 मिलेगी। एंड यहां पर एक छोटा सा फर्क है कि जैसे ऊपर हमने देखा कि 10% और 14% ऑफ द सैलरी होता है, 14% नॉर्मल के अंदर होता है सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट एम्प्लॉय के लिए, सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए। लेकिन ये जो अगर हम 115 बीएससी लेते हैं, तो ये जो 115 बीएससी लेते हैं उसके लिए हर एक के लिए 14% ऑफ द सैलरी ही होता है, चाहे कोई भी प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, डजंट मैटर, कोई भेदभाव यहां पर नहीं है। राइट, कोई भेदभाव यहां पर हमारा नहीं होता। चलो जी, अच्छा एक बात और समझना, 80 सीसीडी का जो हमारा एनपीएस अकाउंट होता है, आगे चलकर मान लो कि हमारा एनपीएस अकाउंट हमें बंद करवाना है, एंड बंद करवाने का रीजन ये है कि जिसके नाम पर एनपीएस चल रहा था वो बंदा मर चुका है इन केस ऑफ डेथ। तो डेथ के केस में उसके लीगल हेयर को या उसके नॉमिनी को जो भी पैसा मिलेगा दैट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर एनपीएस आपने बंद करवा के पैसा निकालना है और आप अभी जिंदा हो, तो जो भी आपको पैसा मिलेगा उसमें से 60% एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 40% टैक्सेबल हो जाएगा, 40% पे फिर भी टैक्स देना पड़ जाएगा आपको। बोले चलो ये तो बात होगी कि आपका अकाउंट ही बंद हो गया। एक बात और हो सकती है कि आपका जो अकाउंट है आपका बंद नहीं हुआ, लेकिन आपने पार्शियली पैसा विड्रॉ किया है। तो अगर आप एक एम्प्लॉय थे एंड एम्प्लॉय ने पैसा पार्शियली विड्रॉ किया है, तो जितना उसका टोटल कंट्रीब्यूशन था एनपीएस में ओवर द कोर्स ऑफ द पीरियड, मान लो उसने 30 साल काम किया, 30 साल काम करके उसने 1 करोड़ उसने डिपॉजिट किया, तो इसका 25% कर दो, 25% इसका आ गया 25 लाख।
ठीक है जी। तो अप टू 25% ऑफ द टोटल कंट्रीब्यूशन आपके हाथ में एग्जम्प्ट होगा। 25% के ऊपर 25 लाख आ गया, 25 लाख के ऊपर जितना भी उसने पैसा विड्रॉ किया वो टैक्सेबल हो जाएगा। 25 लाख तक सारा का सारा एग्जम्प्ट रहेगा। सेम केस अगर मान लो पेरेंट या फिर गार्डियन ने माइनर के नाम पर एनपीएस वत्सल्य खुलवाया था एंड वो पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, तो जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था उसका 25% तक हो जाएगा एग्जम्प्ट, उसके ऊपर का हो जाएगा टैक्सेबल। और एक चीज का ध्यान रखना, कोई और अदर एसेसी करता है तो उसके हाथ में दैट इज फुल्ली टैक्सेबल। ये हो गया हमारा 80cc-D, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाना है आपने। इसके बाद देखो एक पॉइंट हमारा यहां पर आता है, एक सेक्शन हमारा आता है सेक्शन 80cc-E। ये इसको मैं बोलता हूं हमारा धोखे वाला सेक्शन है। धोखा, इसको धोखा क्यों बोल रहा हूं मैं? देखो पीछे जाकर आपने अभी जो 80C पढ़ा था, पहले 80C के अंदर आपने पढ़ा था कि मुझे मैक्सिमम 1.5 लाख की डिडक्शन यहां मिल जाएगी। ठीक है जी, आपने ये पढ़ा। फिर आपने नीचे 80cc पढ़ा, यहां पर आपने देखा कि मुझे 1.5 लाख की डिडक्शन मुझे और मिल जाएगी। यहां पर आप खुश हो गए कि मैक्सिमम 1.5 लाख की और मिल जाएगी। फिर आपने पढ़ा 80cc-D, इसके अंदर हमने अलग अलग तरीके से देखा कि कितनी कितनी हमें डिडक्शन मिलती है। फिर हमारे साथ एक और सेक्शन आ गया, इस सेक्शन ने हमें दिया धोखा। इसने बोला कि भाई 80cc-E कहता है कि आपका सेक्शन 80C जो हमने पहला पढ़ा 1.5 लाख का वो, एंड 80cc-C जो हमारा 1.5 लाख का और मिला था हमें, एंड 80cc-D एनपीएस वाले का सिर्फ 1 वाला, एनपीएस का 1, 80cc-D 1, इन तीनों का मिलाकर भी मैक्सिमम 1.5 लाख तक की आपको डिडक्शन मिलेगी। राइट, तो अगर मैं आपके लिए समराइज करना चाहूं एक बारी, जरा सुनना ध्यान से। एक तो 80C की जो 1.5 लाख की लिमिट है वो लगेगी, लेकिन 80C साथ में 80cc एज वेल एज 80cc-D का सिर्फ आपका 80cc-D का 1 वाला, सिर्फ ये तीनों मिलाकर आपके मैक्सिमम 1.5 लाख तक की आपको अलाउ किया जाते हैं। मैं आपको बताऊं, इसी वजह से मैंने आपको बोला था पीछे कि 80cc-D 1B पहले लो, बाद में 80cc-D 1 ले लेना। इसका रीजन ये होता है। राइट, एक हमारा एमसीक्यू है, आप उसको अच्छे से सॉल्व करके जाना, उसके अंदर ही आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। चलो जी, ये सिर्फ इतना ही कहता था सेक्शन ए वाला। इसके बाद एक और आता है हमारा सेक्शन नंबर 80cc-H। ये छोटा सा सेक्शन है, ये हमारा अग्निपथ स्कीम वाला सेक्शन है। जो हमारे अग्निवीर, हमारे जो सिपाही होते हैं, जो यंग लोग आजकल जाकर जो सिपाही बन जाते हैं, उनके लिए वाला सेक्शन लाया गया था 80cc-H। ये क्या बात करता है कि अगर कोई इंडिविजुअल है जो कि अग्निपथ स्कीम के अंदर एनरोल्ड है, यानी कि सिपाही बना हुआ है, हमारा सिपाही बना हुआ है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से उसको सैलरी मिलती है, तो जो भी वो खुद से कंट्रीब्यूट करता है 100% ऑफ द कंट्रीब्यूशन जो है उसको डिडक्शन मिल जाएगी 80cc-H1 के अंदर। ठीक है जी, जितना उसने कंट्रीब्यूट किया उसके डिडक्शन मिल जाएगी 80cc-H1 के अंदर। एंड साथ ही साथ हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी पैसा कंट्रीब्यूट करती है, उतना ही कंट्रीब्यूट करती है, जितना ये कंट्रीब्यूट करता है उतना ही कंट्रीब्यूट करती है, उतनी की डिडक्शन भी इसको मिल जाएगी 80cc-H2 के अंदर। लेकिन ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी पैसा डाला पहले आपने उसको टैक्सेबल कर देना है सैलरी हेड के अंदर, उस अग्निवीर के हाथ में। पहले सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल कर दो, फिर नीचे जाकर उसको डिडक्शन दे दो 80cc-H2 के अंदर। एंड एक चीज और समझना, आगे चलकर जब ये अग्निवीर रिटायर हो जाता है तो रिटायरमेंट के टाइम पर उसको एक लमसम पैसा मिलता है। अगर वो जिंदा है तो लमसम पैसा उसको मिलेगा, और अगर मान लो वो बेचारा शहीद हो जाता है तो उसके परिवार वालों को मिलेगा। तो जो भी पैसा मिलेगा वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा सेक्शन 10(12)(C) के अंदर। राइट, अब यूजुअली होता क्या है कि इसको जो भी सैलरी मिलती है उसका 30% ऑफ द मंथली पैकेज अग्निवीर कंट्रीब्यूट करता है। 80cc-H1 के अंदर ले लो डिडक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उतना ही कंट्रीब्यूट करती है 80cc-H2 के अंदर ले लो डिडक्शन। एंड आगे चलकर जो लमसम पैसा मिलेगा या तो उसको खुद को या उसके परिवार वालों को, दैट विल बी ऑलवेज फुल्ली एग्जेम्प्ट। राइट, आई होप क्लियर है सारा। ये होगी हमारे सेक्शन 80C वाली सीरीज। अब अगली सीरीज स्टार्ट करते हैं, आ जाओ सेक्शन नंबर 80D वाली। तो ये जो सीरीज है हमारी सेक्शन 80D वाली सीरीज, इस पूरी सीरीज में आप आगे चलकर देखोगे कि हम किसी ना किसी तरह के मेडिकल खर्चे की बातें करेंगे। जैसे मान लो कि मैंने किसी का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, या हेल्थ इंश्योरेंस करवा दिया, या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा दिया, या किसी का मेडिकल ट्रीटमेंट करवा दिया, कुछ मेंटेनेंस के लिए पैसा डाल दिया, सारे मेडिकल खर्चों की बात करेंगे पूरी सीरीज के अंदर। इसके बाद एक सेक्शन आएगा हमारा 80DD, एक आएगा सेक्शन 80DD भी, सबके अंदर ये वाली बातें होने वाली है। ऑलराइट, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। सबसे पहले हमारा आता है सेक्शन नंबर 80D, एंड ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है पूरे डिडक्शन वाले टॉपिक का। इसको अच्छे से करके जाना आपने। ये बात करता है कि अगर आपने मान लो किसी का मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम आपने पे कर दिया, या आपने किसी के लिए CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इसके अंदर आपने पैसा डाल दिया, या फिर आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा दिया, किसी का ब्लड टेस्ट वगैरह करा दिया, ये सब आपने कराया, या फिर आपने किसी का मेडिकल ट्रीटमेंट ही करवा दिया, ये सारे खर्चे यहां पर कवर हो जाते हैं। इसकी डिडक्शन आपको मिलेगी इस वाले सेक्शन के अंदर। अब किसको मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल या फिर HF को मिलेगी, और कोई नहीं, कंपनी, फर्म, AOP ना, कुछ भी नहीं। एंड कितनी मिलेगी वो यहां पर नीचे हमें दे रखा है।
अगर मैं इंडिविजुअल के लिए बात करता हूं तो इंडिविजुअल ने जो खर्चा करना है या तो सेल्फ के लिए करेगा, या स्पाउस के लिए करेगा, या डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए करेगा, या फिर पेरेंट्स के लिए करेगा। यहां पर ध्यान से देखो क्या लिखा है। यहां पर पहली बात, पेरेंट्स भी आपके कवर हो जाते हैं। पीछे हमने देखा था सेक्शन 80C के अंदर, वहां पर पेरेंट्स कवर नहीं थे, यहां पर हो जाते हैं। एंड यहां पर चिल्ड्रन के आगे एक वर्ड लिखा है डिपेंडेंट। मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये जो हमारी 80D वाली सीरीज है, सिर्फ इस वाली सीरीज के अंदर ही जो वर्ड है ना डिपेंडेंट, वो पूरे इनकम टैक्स पूरे डिडक्शन वाले टॉपिक के अंदर सिर्फ यहीं पर आपका है कवर, ये वाला वर्ड सिर्फ इसी वाले सेक्शन के अंदर है, 80D के अंदर, 80D के अंदर, 80D वाली सीरीज के अंदर डिपेंडेंट वर्ड सिर्फ यहीं पर आपको यूज किया जाता है और कहीं पर यूज नहीं किया जाता। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो सिर्फ आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन, अगर आपके चिल्ड्रन इंडिपेंडेंट है, जैसे मान लो खुद कमाते हैं, खुद ही खाते पीते हैं, उनको बोला जाता है इंडिपेंडेंट, तो वो यहां पर कवर नहीं है, सिर्फ डिपेंडेंट वाले यहां पर आएंगे। एंड अगर एचयूएफ की बात करो तो एनी मेंबर ऑफ द एचयूएफ के लिए उसने पेमेंट करनी है, उसको यहां पर एज अ डिडक्शन अलाउ कर दिया जाएगा। अब मेन चीज यहां पर आती है कि सर कितना कितना डिडक्शन मिलेगा, ये आपको याद करना है, राइट। एंड उसमें से भी मेन आपको सिर्फ इंडिविजुअल वाला याद करना अच्छे से। इसको एक बारी के लिए आप छोड़ भी दोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये अच्छे से आपने याद करके जाना ही जाना है, बिल्कुल नहीं स्किप करना है इसको, राइट। कैसे मिलेगी समझो। अगर मैं बात करता हूं खर्चा जो आपने किया है फॉर सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, तो ये बनेगा आपका एक अलग से ग्रुप। एंड पेरेंट्स के लिए आपको अलग से एक्स्ट्रा डिडक्शन दी जाती है, पेरेंट्स के लिए अलग खर्चा किया जाता है, राइट। इनके लिए डिडक्शन आपको और मिलती है। तो पहले देखो अपना परिवार मतलब कि सेल्फ, स्पाउस एंड अपना चिल्ड्रन। जो आपके सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन है उनके लिए आपने अगर मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, या सीजीएचएस में पैसा डाला, या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा दिया, तो सब लोगों का मिलाकर, ध्यान से सुनो, सब लोगों का मिलाकर और ये सारे के सारे खर्चे मिलाकर मैक्सिमम 25,000 तक आपको एज ए डिडक्शन अलाउ किया जाएगा, राइट। सारे लोगों का मिलाकर एंड सारे खर्चे मिलाकर मैक्सिमम 25,000 की लिमिट है। लेकिन अगर इन सब में से कोई एक भी पर्सन अगर सीनियर सिटीजन बन गया, वो भी रेजिडेंट वाला, सिर्फ रेजिडेंट वाला सीनियर सिटीजन, 60 ईयर्स और मोर की एज, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम 50,000, यानी कि लिमिट आपकी बढ़कर 50,000 हो जाएगी। यहां पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत बढ़िया पॉइंट है वाला आपका। सबका मिलाकर, सारे खर्चे मिलाकर मैक्सिमम 25,000, कोई एक भी रेजिडेंट सीनियर सिटीजन हो गया तो 50,000 की लिमिट बन जाएगी। एंड पेरेंट्स के लिए आपको एक्स्ट्रा मिलेगी डिडक्शन, पेरेंट्स चाहे डिपेंडेंट हो चाहे नॉट डिपेंडेंट हो, उनके लिए एक्स्ट्रा मिलेगी। एंड इनके लिए जो खर्चा करोगे वहां पर सीजीएचएस कवर नहीं होता। मैं आपको पहले बता देता हूं, आप अपने पेरेंट्स का सीजीएचएस करा ही नहीं सकते, राइट, इसलिए यहां पर एक कवर नहीं है, पेरेंट्स का सीजीएचएस होता ही नहीं है। तो अगर मान लो कि पेरेंट्स के लिए आपने मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा दिया, तो दोनों का मिलाकर एंड दोनों के दोनों खर्चे मिलाकर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25,000 तक की आपको मिलेगी यहां पर डिडक्शन। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक भी अगर सीनियर सिटीजन है तो ये लिमिट आपकी बढ़कर हो जाएगी 50,000 रुपीज की। ध्यान रखना, यहां पर रेजिडेंट भी होना चाहिए एंड सीनियर सिटीजन भी होना चाहिए, राइट। तो ये आपको याद करना है, एक बार इसके ऊपर आप 5 से 7 मिनट लगाओ, इसको अच्छे से याद करो एक बार बैठकर, ठीक है जी। उसके बाद इन केस ऑफ एचयूएफ, अगर एचयूएफ की बात करते हैं तो एचयूएफ ने जो खर्चा करना है वो उसने एनी मेंबर ऑफ द एचयूएफ के लिए करना है। एंड यहां पर ना ही आपका सीजीएचएस कवर है, ना ही प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, ये दोनों ही कवर नहीं है। यानी कि एचयूएफ जो है उसको डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम के लिए ही मिलेगी और किसी के लिए नहीं मिलेगी, राइट। एंड कितनी मिलेगी? सारे मेंबर्स का प्रीमियम मिलाकर मैक्सिमम 25,000। लेकिन अगर कोई एक भी मेंबर रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है तो ये लिमिट बढ़कर हो जाएगी 50,000 रुपए की। आई होप क्लियर है, अच्छे से इसको याद करो। मेन आपने इंडिविजुअल वाला पार्ट आपको अच्छे से याद करना है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक पॉइंट यहां पर और आता है हमारा कि जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है ना, पीछे हमने देखा कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो है वो आपका इस वाली लिमिट के अंदर आता है ऑलरेडी। यानी कि प्रीमियम का, सीजीएचएस, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ये मिलाकर सारा 50,000 की लिमिट लगती है। पेरेंट्स के लिए भी आपका अलग से यहां पर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कवर है। लेकिन यहां पर एक और लिमिट आ जाती है कि जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है वो सब लोगों का मिलाकर, यानी कि सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन ये वाला ग्रुप भी एंड पेरेंट्स वाला ग्रुप भी, ये सब लोगों का मिलाकर भी आपका 5,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। इन सबका मिलाकर, पेरेंट्स का भी एंड अपना सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन इनका भी, सबका मिलाकर 5,000 से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। एज अ डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी 5,000 से ज्यादा की, राइट। अच्छा, एक बात और समझना, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे नहीं करा होता। इसका मतलब कि उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं चल रही, वो नॉन इंश्योर्ड लोग हैं। अब अगर कोई पर्सन है जिसका मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे नहीं करा, वो बंदा बीमार हो गया, तो उसका खर्चा आपको करना पड़ेगा। खर्चा करना पड़ेगा मतलब कि मेडिकल एक्सपेंडिचर आपको करना पड़ेगा उसके ऊपर। एंड पीछे हमने देखा कि मेडिकल ट्रीटमेंट भी यहां पर कवर हो जाता है, मेडिकल ट्रीटमेंट की भी डिडक्शन मिल जाएगी। तो अगर मेडिकल ट्रीटमेंट अगर आप करते हो किसी ऐसे सीनियर सिटीजन के लिए, यहां पर सिर्फ हमारा सीनियर सिटीजन ही कवर है,
राइट। उसके लिए अगर आपने मेडिकल ट्रीटमेंट करा जिसके आपने इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले रखी, तो वो जो खर्चा करोगे वो भी आपको एज अ डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन ध्यान रखना वो भी मैक्सिमम 50,000 की लिमिट के अंदर ही मिलेगी। एंड ये वही वाली लिमिट है जो कि हमने पीछे देखी थी सीनियर सिटीजन के लिए, 50,000 की यहां पर देखी थी, 50,000 की यहां पर देखी थी, उसके अंदर ही है। इसका एग्जाम्पल समझो, जैसे मान लो मेरे जो फादर है, मैंने अपने फादर के लिए मान लो मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले रखी, नॉन इंश्योर्ड है वो, एंड अगर उनको कुछ बीमारी हो जाती है फिर उसको मैंने ट्रीटमेंट करवा दिया, तो जो मेडिकल एक्सपेंडिचर मैंने इनकर किया है वो मेडिकल एक्सपेंडिचर मुझे मिल जाएगा एज अ डिडक्शन, लेकिन ओवरऑल इस 50,000 की लिमिट के अंदर अंदर ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। चलो जी, आई होप क्लियर है। अच्छा, एक चीज और कि यहां पर जो भी आप खर्चा करोगे मेडिकल इंश्योरेंस का, प्रीमियम का पे करोगे या फिर सीजीएचएस में पैसा डालोगे या फिर ट्रीटमेंट करवाओगे, ये सारा खर्चा आपका होना चाहिए इन एनी मोड अदर देन कैश। हाँ, यहां पर बियरर चेक भी चल जाएगा, यहां पर क्रॉस चेक भी चल जाएगा, लेकिन कैश नहीं होना चाहिए। और एक चीज का और ध्यान रखना, जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है वो चल जाएगा, कैश में भी चल जाएगा, ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैश में भी चल जाएगा। राइट, अगर आपने किसी के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया, उसका ब्लड टेस्ट करवा दिया, कोई टेस्ट करवा दिया आपने, वो कैश में पेमेंट करोगे चल जाएगा। राइट, एक ये हमारा स्पेशल पॉइंट यहां पर आता है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का। ये बात करते हैं कि अगर आपने किसी का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एज अ लमसम आपने पे कर दिया मोर देन 1 ईयर्स के लिए, जैसे आजकल आपने सुना होगा जो मल्टीपल पॉलिसीज होती हैं, वो मल्टीपल पॉलिसीज वाली कंपनीज होती है, वो कहती है कि आप 1 साल करनी, आप हमें 5 साल की इंश्योरेंस हमसे ले लो, आप एक लमसम प्रीमियम पे करो एंड 5 साल हमसे इंश्योर हो जाओ। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझो, जैसे मान लो कि आपने एक लमसम आपने प्रीमियम पे करा मोर देन 1 ईयर के लिए, मोर देन 1 ईयर, फॉर एग्जांपल यहां पर कि आपने 1,20,000 का आपने प्रीमियम पे करा 5 साल के लिए, एंड आपकी जो पॉलिसी थी वो स्टार्ट होती है 1 सितंबर 2025 से लेकर यहां तक 31 अगस्त 2030 तक आपकी चलेगी। तो ये ध्यान से अगर आप देखते हो, ये 5 ईयर्स की हमारी पॉलिसी है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट कहती है कि जितना आपने प्रीमियम पे करा है ना लमसम, उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द इंश्योरेंस पॉलिसी वाज एक्टिव। अगर आप सोचोगे यहां तो भाई 5 साल की पॉलिसी है, तो मैंने इस 1,20,000 को 5 से डिवाइड करना है, नहीं, आपने चेक करना है कि ये जो पॉलिसी है ये कितने नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर्स को टच करती है। अगर आप यहां पर देखोगे ध्यान से, तो मेरे है तो पॉलिसी 5 साल की, लेकिन ये 1 2 3 4 5 6 सालों को टच करती है, 6 साल को टच करती है, तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 6 से, एंड ये आ जाएगा मेरा 20,000 रुपीज। एंड ये जो 20,000 है ये मेरी 25,000 की लिमिट के अंदर अंदर है, तो चलेगा मतलब कि मैं यहां पर पूरे 20,000 की एज अ डिडक्शन सेक्शन 80D के अंदर ले सकता हूं। आई होप क्लियर है सारा। ये वाला पॉइंट बढ़िया पॉइंट था आपका कि आपका जितना भी प्रीमियम है आपने उसको डिवाइड कर देना नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर्स इन विच द इंश्योरेंस वाज एक्टिव। डिपेंड नहीं करता कि कितने साल की थी, लेकिन कितने साल उसने टच किए उस पर डिपेंड करता है कि आपकी पॉलिसी कितने साल में डिवाइड करी जाएगी। चलो जी, ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 80D। अब इसके बाद एक और देखते हैं जो सेक्शन नंबर 80DD, ये क्या बात करते हैं। तो ये जो सेक्शन है सेक्शन नंबर 80DD, ये बात करता है कि अगर आपके पास कोई डिसेबल्ड डिपेंडेंट आपका रिलेटिव है जिसकी आप केयर करते हो, यानी कि आप उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करवा देते हो या फिर आप उसके मेंटेनेंस पर आप कुछ खर्चा करते हो। तो डिसेबल्ड डिपेंडेंट मतलब कि ऐसा कोई आपका रिलेटिव जो कि आपके ऊपर जो कि डिसेबल्ड भी है एंड आपके ऊपर डिपेंडेंट भी है, आप उसकी केयर करते हो, वो खुद से अपने आप को संभाल नहीं पाता, उसको बोला जाता है डिसेबल्ड डिपेंडेंट रिलेटिव। इसको याद कैसे करना है सर, 80DD मतलब कि डिसेबल्ड डिपेंडेंट, इस तरीके से यहां पे याद करना है। राइट, तो ये जो डिडक्शन है ये मिलेगी सिर्फ इंडिविजुअल को जो कि रेजिडेंट है, एंड रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड एचएफ को मिलेगी। एंड यहां पर जो डिडक्शन आपको मिलेगी वो आपको एक फ्लैट अमाउंट की आपको मिलेगी कि जो आपका डिसेबल्ड डिपेंडेंट रिलेटिव है वो अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी से गुजर रहा है तो उसको मिलेगी 75,000 की डिडक्शन आपको मिलेगी, जिसने केयर करी उसको आपको मिलेगी 75,000 की डिडक्शन। एंड अगर वो सीवियर डिसेबिलिटी से गुजर रहा है तो 1,25,000 की आपको फ्लैट डिडक्शन यहां पर आपको मिलेगी। राइट, ये नॉर्मल डिसेबिलिटी क्या होता है, नॉर्मल डिसेबिलिटी मतलब कि लेस देन 80% की डिसेबिलिटी, उसका शरीर अभी भी 20% से ज्यादा काम कर रहा है, राइट, 20% या उससे ज्यादा काम कर रहा है। एंड सीवियर डिसेबिलिटी मतलब कि 80% और मोर की डिसेबिलिटी, 80% और मोर, यहां पर अब आपका शरीर 20% से भी कम काम कर रहा है, उसको बोला जाता है सीवियर डिसेबिलिटी। नॉर्मल होती है लेस देन 80% की डिसेबिलिटी। राइट, चलो, आपकी जो डिसेबिलिटी है आपके रिलेटिव की, डिसेबल्ड डिपेंडेंट रिलेटिव की, वो अगर नॉर्मल है तो फ्लैट अमाउंट की डिडक्शन ले लो, इतने की मिलेगी, फ्लैट अमाउंट है। एंड सीवियर है तो 125,000 की डिडक्शन ले लो। यहां पर मैटर नहीं करता कि आपने कितना खर्चा किया, वो मैटर नहीं करता। इसका मतलब कि आपने कुछ भी खर्चा किया, आपको कुछ तो खर्चा करना है, चाहे आपने 1 रुपया किया हो, चाहे आपने 10 लाख रुपए किया हो, आपको फ्लैट अमाउंट की यहां पर डिडक्शन दी जाएगी। राइट, कुछ ना कुछ खर्चा तो करना है, लेकिन खर्चे की अमाउंट मैटर नहीं करती, कुछ ना कुछ खर्चा तो करना पड़ेगा, फ्लैट डिडक्शन आपको यहां पर मिलेगी।
अच्छा, रिलेटिव का मतलब क्या है? रिलेटिव का मतलब है अगर मैं इंडिविजुअल के लिए देखूं तो इंडिविजुअल के लिए उसके स्पाउस की केयर करो, या फिर चिल्ड्रन की केयर करो, या मदर फादर ब्रदर सिस्टर, सिर्फ अपने क्लोज वाले लोग यहां पर आते हैं। राइट, एंड ये सारे लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट होने चाहिए, तभी आपको यहां पर डिडक्शन मिलेगी। एचयूएफ की बात करो तो एनी मेंबर ऑफ द एचयूएफ उसके हम केयर करते हैं, तो और ये सारे लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट होने चाहिए, तभी आपको डिडक्शन मिलेगी। चलो जी, ये हो गया छोटा सा हमारा सेक्शन नंबर 80 डबल डी। इसके बाद एक आता है हमारा इसका सिमिलर सेक्शन नंबर 80 यू। ये बात करता है डिडक्शन फॉर डिसेबल्ड एसएससी। देखो, ऊपर जो हमारा सेक्शन था यहां पर हमारा कोई डिसेबल्ड डिपेंडेंट रिलेटिव था, यहां पर सेक्शन 80 यू में हम खुद ही डिसेबल्ड हैं। इस बार डिसेबल्ड कौन है? यू आर डिसेबल्ड। इस तरीके से देखो, 80 यू आर डिसेबल्ड। तो डिडक्शन फॉर डिसेबल्ड एसएससी, अगर आप खुद ही डिसेबल्ड हो तो आपको अगेन यहां पर नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो 75,000 तक की डिडक्शन ले लो, फ्लैट अमाउंट की डिडक्शन। सीवियर डिसेबिलिटी है तो 125,000 की डिडक्शन यहां पर आप ले लो। एंड एलिजिबल कौन है? कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल जो कि डिसेबिलिटी से गुजर रहा है या फिर जो हैंडीकैप्ड है। राइट, यहां पर मीनिंग सेम है, नॉर्मल मतलब कि लेस देन 80%, सीवियर मतलब कि 80% और मोर की डिसेबिलिटी। चलो जी, ये दो हमारे छोटे छोटे सेक्शन थे। इसके बाद एक आता है हमारा सेक्शन नंबर 80 डीडीबी। ये बात करता है मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर स्पेसिफाइड डिजीजेस की। देखो, डीडीबी मतलब होता है दर्द देने वाली बीमारी। इस तरीके से याद रखो, दर्द देने वाली बीमारी, मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर स्पेसिफाइड डिजीजेस। बड़ी खतरनाक बीमारियों की यहां पर बात होती है। देखो, यहां बीमारी की लिस्ट नहीं दे रखी तो हम लोग बीमारी की लिस्ट नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप समझो कि जो स्पेसिफाइड डिजीज होती है, जैसे कैंसर हो गया, टीबी हो गया, या कोई सा भी खतरनाक बीमारी हो गई, उसकी अगर यहां पर हम ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसका हमें डिडक्शन यहां पर मिलेगा। यहां पर अपना ट्रीटमेंट भी हो जाएगा, अपने रिलेटिव का ट्रीटमेंट भी साथ में हो जाएगा 80 डबल डी बी के अंदर। किसको मिलेगी डिडक्शन? सिर्फ एक रेजिडेंट इंडिविजुअल एचएफ को मिलेगी। एंड कितनी मिलेगी यहां पर दे रखी है। सबसे पहले देखो भाई साहब, किसके लिए कराना है? सेल्फ के लिए करा लो, स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन के लिए, मदर फादर ब्रदर सिस्टर, अपने क्लोज सारे लोग अपने आ गए एंड खुद भी आ गए। एंड एचएफ है तो एनी मेंबर एचएफ के लिए आपने यहां पर ट्रीटमेंट करवाना है। ये सारे लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट होने चाहिए। एंड कितनी डिडक्शन मिलेगी? जितना आपने खर्चा किया है ट्रीटमेंट पर वो, या फिर मैक्सिमम 40,000, और अगर सीनियर सिटीजन पेशेंट है तो 1,00,000 रुपए, विच एवर इज लोअर। तो जितना खर्चा किया वो सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 40,000, और अगर सीनियर सिटीजन था पेशेंट हमारा तो 1,00,000 रुपए यहां पर ले लो, विच एवर इज लोअर वाले फिगर यहां पर ले लो। लेकिन सर, अगर आपने जिनका आपने ट्रीटमेंट करवाया है, अगर आपने इनका इंश्योरेंस करा रखा था तो हो सकता है कि आपको इंश्योरेंस से कुछ पैसा मिला हो। तो अगर आपको इंश्योरेंस का पैसा मिला है ना, तो वो उसकी डिडक्शन यहां पर आपको नहीं मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि दैट इज अ रिकवरी ऑफ कॉस्ट। आपका जितना खर्चा हुआ था उसकी रिकवरी आपको होगी ना, डबल बेनिफिट मत लो। एक तो आपको इंश्योरेंस का पैसा भी मिल गया और आप ऊपर डिडक्शन भी ले लो, डबल बेनिफिट नहीं देंगे। राइट, तो जितना आपका यहां पर खर्चा आया वो, या फिर 40,000, 1,00,000, विच एवर इज लोअर, उसमें से देखो क्या हमें कुछ पॉलिसी का, इंश्योरेंस का पैसा मिला है। अगर मिला है तो वो माइनस कर दो, दैट इज अ रिकवरी ऑफ कॉस्ट। उसके बाद जो अमाउंट बचेगा इतनी की हमें मिलेगी डिडक्शन 80 डबल डी बी के अंदर। ये हो गया हमारा 80 डीडीबी। इसके बाद देखते हैं आज एक और सेक्शन हमारा, ये क्या बात करता है? ये अब हमारे सेक्शन 80 ई वाली सीरीज स्टार्ट होगी। ये बात करती है इंटरेस्ट की। देखो, सेक्शन 80 ई फॉर एजुकेशन। इस तरीके से आप देखो, ई फॉर एजुकेशन, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया और अब्रोड। अगर आपने इंडिया के अंदर कुछ हायर एजुकेशन मतलब होता है कि 12th क्लास के बाद कुछ भी आपने पढ़ लिया, जैसे आपने एमबीए कर ली, बीटेक कर लिया, बीएससी कर लिया, सीए कर लिया। सीए करने के लिए लोन की जरूरत नहीं पड़ती वैसे, लेकिन अगर आपने कर लिया, या आपने कुछ मेडिकल कर लिया अपना काम, उसके लिए काफी अच्छी फीस जाती है अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हो तो। राइट, तो अगर आपने कोई हायर एजुकेशन के लिए आपने कुछ लोन लिया था, उस पर आपने इंटरेस्ट पे किया है, एंड हायर एजुकेशन आप इंडिया में करो या इंडिया के बाहर करो, डजंट मैटर, कहीं पर भी कर सकते हो, इंडिया और अब्रॉड। तो अगर आप एक इंडिविजुअल हो तो आपको डिडक्शन मिलेगी, एंड आपको मिलेगी जितना भी आपने इंटरेस्ट पे किया विदाउट एनी लिमिट आपको डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन आपको मिलेगी मैक्सिमम 8 साल के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच द एसएससी स्टार्ट्स पेइंग इंटरेस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने प्रीवियस ईयर 23-24 में मैंने मान लो लोन लिया था, ठीक है जी। उसके बाद प्रीवियस ईयर 24-25 में मैंने इंटरेस्ट पे करना स्टार्ट कर दिया, तो इस साल से मुझे स्टार्ट हो जाएगा यहां पर डिडक्शन अगले 8 साल तक, ये वाला साल एंड आगे के 7 साल, टोटल 8 साल तक। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पहले साल में हमें इंटरेस्ट माफ कर दिया जाता है, कोई इंटरेस्ट पे मत करो, उसके अगले साल से इंटरेस्ट पे करना स्टार्ट करना, तो हमें डिडक्शन भी यहीं से मिलेगी। राइट, अगर आप इसके आगे देखते हो कितने साल हो गए, 26, 27, 28, 29, एक सेकेंड, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, तो यह आपको मिलेगा 33, आई थिंक सही है मेरा, एक बार कैलकुलेट करके देखना। तो आपको मिलेगा 25-26 से लेकर 32-33 तक की आपको मिलेगी डिडक्शन। सही है ना ये? 25-26, फिर उसके बाद 26-27,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। हाँ बिल्कुल सही है। तो इतने सालों के लिए आपको मिल जाएगी डिडक्शन। 8 साल तक आप जितना भी इंटरेस्ट पे करोगे उतनी का आप डिडक्शन लेते जाओ 80E के अंदर विदाउट एनी लिमिट। अच्छा, लोन आपने लेना है फॉर एजुकेशन, या तो खुद के एजुकेशन के लिए, या फिर स्पाउस के लिए, या फिर चिल्ड्रन के लिए, या फिर कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसके लिए आप उसका लीगल गार्डियन हो, उसके लिए आप यहां पर ले सकते हो। लोन लोगे आपको डिडक्शन यहां पर मिल जाएगी। राइट, एंड लोन आपने लेना है फ्रॉम एन अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ओनली, या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। अपने रिलेटिव से नहीं लेना, अपने दोस्तों से नहीं लेना। एंड यहां पर एनबीएफसी भी कवर नहीं है, तो ध्यान रखना एनबीएफसी से भी नहीं लेना। राइट, तभी आपको डिडक्शन मिलेगी। ये था हमारा सेक्शन नंबर 80E। इसके बाद एक आता है हमारा सेक्शन नंबर 80EE। ये हमारा पुराना सेक्शन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। ये दो सेक्शन है, हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, सेक्शन 80EE एंड एक इसके आगे आता है सेक्शन 80EEA। ये दो सेक्शन है, दोनों सेम बात करते हैं। सुनो, दोनों बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की बात करते हैं। मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, पहले जरा समझो। अगर मैं एक हाउस प्रॉपर्टी की बात करता हूं, मान लो, ठीक है जी, हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं जिसके लिए हमने लोन लिया था, इसके लिए हमने लोन लिया था, मान लो, ठीक है जी, हाउस प्रॉपर्टी के लिए हमने लोन लिया था। अब ये जो हाउस प्रॉपर्टी है बेटा, अगर मैंने इसको लेट आउट कर दिया था, लेट आउट प्रॉपर्टी बन गई, या फिर मैंने इसको डीम टू बी लेट आउट मान लिया था, तो भाई इसका जो मुझे जितना भी इंटरेस्ट आता है एलओपी एंड डीएलओपी के केस में, जितना भी इंटरेस्ट होता है, याद करो भाई, हमने हाउस प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ा था कि एंटायर इंटरेस्ट हमें हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर एज अ डिडक्शन मिल जाता है। हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर एज अ डिडक्शन हम उसकी यहां पर ले लेते हैं, सारे के सारे इंटरेस्ट के डिडक्शन। सेक्शन 24 वहां पर हम पढ़ते हैं, उसके अंदर हम सारी डिडक्शन ले लेते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं एसओपी की, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, तो एसओपी के केस में अगर आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कि हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर मैक्सिमम 30,000 या फिर 2 लाख की लिमिट लग जाती है। राइट, एंड 115 बीएससी में तो वो भी नहीं होता। खैर हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं। 115 बीएससी में कुछ नहीं होता ऐसा। राइट, तो अगर हम नॉर्मल की बात करते हैं तो नॉर्मल के अंदर 30,000 या फिर 2 लाख की लिमिट आपकी लग जाती है एसओपी के अंदर, हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर। तो सवाल ये आता है कि सर जो एक्सेस इंटरेस्ट है क्या वो हमें कहीं और मिलेगा? द आंसर इज यस। जो आपका एक्सेस वाला है ना, वो आपको मिल जाएगा यहां पर 80EE के अंदर, या फिर 80EE के अंदर। 80EE के अंदर या फिर 80EE के अंदर आपको एक्सेस वाला मिल जाएगा। इस वाले सेक्शन के अंदर आपको मिलेगा मैक्सिमम 50,000 का, एंड इस वाले सेक्शन के अंदर आपको मिलेगा मैक्सिमम 1.5 लाख का। आपको और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट यहां पर मिल जाएगा, लेकिन प्रोवाइडेड आप इन दोनों सेक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। राइट, एंड कंडीशन क्या है? सुनो, कंडीशन ये है कि सबसे पहली बात ये सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा, मैक्सिमम 50,000 मिलेगा। 80EE की कंडीशन हम देख रहे हैं। पहली कंडीशन ये है कि लोन जो है वो आपको लेना पड़ेगा फ्रॉम अ बैंक और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ध्यान से देखो, यहां पर भी आपकी एनबीएफसी आपकी कवर नहीं है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है फॉर एक्वायरिंग अ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो यहां पर सिर्फ एक्वायरिंग के लिए है, कंस्ट्रक्शन भी नहीं है। राइट, ना ही रिपेयर, ना ही रेनोवेशन, ना ही कंस्ट्रक्शन, सिर्फ एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब होता है कि परचेस करना। तो किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपको लोन लेना पड़ेगा फॉर एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। दूसरी कंडीशन ये है कि जो लोन है ना, वो लोन आपका सैंक्शन होना चाहिए 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 के इस पीरियड के बीच में। इन शॉर्ट बोलूं तो प्रीवियस ईयर 16-17 के बीच में सैंक्शन होना चाहिए। ये सेकंड कंडीशन है। तीसरी कंडीशन ये है कि जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी है, हाउस प्रॉपर्टी, उसका परचेस प्राइस आपका होना चाहिए अप टू 50 लाख, एंड जो लोन आपने लिया है, लोन होना चाहिए अप टू 35 लाख का। राइट, ठीक है जी। एंड एक बात और कि ये जो प्रोविजन है, इसका बेनिफिट सिर्फ गरीब लोगों को देना है, जिनके पास कोई ज्यादा घर नहीं है। तो जिस दिन लोन सैंक्शन हुआ था ना, उस लोन वाले दिन, सैंक्शन वाले दिन, एसएससी के पास कोई दूसरा रेजिडेंशियल घर नहीं होना चाहिए। राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले से उसके पास घर है एंड एक और घर के लिए वो लोन ले लेना, फिर नहीं मिलेगा बेनिफिट। तो जिस दिन लोन सैंक्शन हुआ था उस दिन आपके पास कोई दूसरा घर नहीं होना चाहिए। तो 4 कंडीशन है, एक बार दोबारा रिपीट करो, सुनो ध्यान से। पहली कंडीशन ये है कि लोन जो है वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए फॉर एक्वायरिंग रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। दूसरी कंडीशन ये है कि प्रीवियस ईयर 16-17 वाले पीरियड के अंदर वो सैंक्शन होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि परचेस प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एंड लोन जो आप ले रहे हो वो 35 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एंड एसएससी के पास सैंक्शन वाले दिन पर कोई दूसरा घर नहीं होना चाहिए। ये चीज का आपको ध्यान रखना है, इन 4 कंडीशन का आपको ध्यान रखना है। ये तो पता है क्या, ये वाला सेक्शन अब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये सेक्शन हो चुका है पुराना। इसके बाद एक और सेक्शन आ गया था हमारा, सेक्शन नंबर 80EE। ये सेक्शन है नया वाला सेक्शन, इसका आपको ध्यान रखना है, ये आपको अच्छे से याद करके जाना है। एंड ये भी सिमिलर बात करता है, ये भी अगेन बात करेगा इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की। डिडक्शन किसको मिलेगी? सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगी, जो कि 80EE के अंदर कवर नहीं था, वो यहां पर आ जाएगा।
एंड कितनी मिलेगी? मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की आपको मिलेगी, मैक्सिमम 1.5 लाख की। यहां पर भी कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन सेम है कि आपका जो लोन है वो किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। एनबीएफसी आपकी यहां पर भी कवर नहीं होती, ध्यान रखना है। एंड वो होना चाहिए फॉर एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ओनली, सिर्फ एक्विजिशन के लिए होना चाहिए। एंड सेकंड जो कंडीशन है ना, ये डिफरेंट कंडीशन है। ये डिफरेंट क्या है सर? यहां पर डिफरेंस ये है कि आपका जो लोन है वो सैंक्शन होना चाहिए 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2022, इस पूरे पीरियड के बीच में। इन शॉर्ट बोलूं तो इन 3 साल में कभी भी आपका लोन सैंक्शन होना चाहिए। 1920, 2021, 21-22, इन 3 साल के बीच में कभी भी सैंक्शन होना चाहिए। एंड यहां पर सर एक और यहां पर फर्क है। फर्क ये है कि जैसे पीछे वाले प्रोविजन में सेक्शन 80 में हमने परचेज प्राइस और लोन का अमाउंट देखा था, यहां पर हमने प्रॉपर्टी का परचेज प्राइस नहीं देखना, बल्कि उसकी जगह पर हमने स्टैंप ड्यूटी वैल्यू देखनी है। ये सेक्शन ज्यादा समझदार सेक्शन है भाई। हमें पता है भाई परचेज प्राइस तो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू देखो ना। तो जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होती है वो आपका होना चाहिए अप टू 45 लाख। एंड लोन के अमाउंट पर कोई लिमिट नहीं है, लोन जितने का भी लोन लो आपकी मर्जी है। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होनी चाहिए अप टू 45 लाख रुपीज। ये दोनों का आपको ध्यान रखना है, यहां पर डिफरेंस है दोनों में। एंड चौथी कंडीशन सेम है कि सैंक्शन वाले दिन में आपके पास कोई दूसरा रेजिडेंशियल घर नहीं होना चाहिए। राइट, तो ये दोनों सेक्शन आपको याद करने हैं, थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने आपके लिए आसान बनाने के लिए थोड़ा सा इनका डिफरेंस मैंने लिख दिया दोनों का, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आपके लिए डिफरेंस यहां पर बना के दे दिया। देखो जरा ध्यान से डिफरेंस। 80EE के अंदर हम चेक करते हैं परचेज प्राइस ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, यहां पर चेक करेंगे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। राइट, 80EE के अंदर परचेज प्राइस होना चाहिए अप टू 50 लाख, यहां पर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होनी चाहिए अप टू 45 लाख। 80EE के अंदर लोन का अमाउंट होना चाहिए अप टू 35 लाख, यहां पर कोई लिमिट नहीं है। 80EE के अंदर लोन सैंक्शन होना चाहिए प्रीवियस ईयर 16-17 के अंदर, एंड यहां पर जो है सैंक्शन होना चाहिए 1920 से लेकर 1920, 2021, 21-22, इन 3 साल के बीच में कभी भी। एंड यहां पर डिडक्शन आपको मिलेगी मैक्सिमम 50,000 की, यहां पर मिलेगी मैक्सिमम 1.5 लाख की डिडक्शन। राइट, एंड अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो पहले आपने हाउस प्रॉपर्टी के अंदर वहां पर सारे के सारे डिडक्शन लेनी है। राइट, पहले हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो आपको मैक्सिमम 30,000 या फिर 2 लाख की आपको मिलती है डिडक्शन एसओपी के केस में, वो ले लो वहां पर। एलओपी डीएलओपी की बात नहीं कर रहे, एसओपी की बात कर रहे हैं। 30,000 2 लाख की पहले वहां ले लो, बाकी का जो बच गया वो यहां पर आके 80EE एंड EE के अंदर आपने लेना है। चलो जी, ये इसके बाद हमारा आता है एक और हमारा लास्ट हमारा इंटरेस्ट का सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 80EB। ये वाला जो सेक्शन है ये बात करता है इंटरेस्ट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन। अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने के लिए लोन लिया, जैसे मान लो आपने टेस्ला खरीद ली, अब टेस्ला क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसके लिए मान लो आपने कुछ लोन लिया, तो लोन लिया तो आपने सबसे पहली बात एक इंडिविजुअल को डिडक्शन मिलेगी एंड मैक्सिमम 1.5 लाख तक की आपको डिडक्शन मिलेगी। कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है कि आपको लोन लेना पड़ेगा किसी बैंक से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, एंड यहां पर एनबीएफसी भी आ जाती है, यहां पर एनबीएफसी भी कवर्ड है। आपका एक क्वेश्चन भी है इस तरीके का जिसमें सारे के सारे सेक्शन आ जाते हैं, 80EE भी आ जाता है, ये वाला भी आ जाता है। राइट, तो ध्यान रखना पीछे के जो हमने सेक्शन देखे इंटरेस्ट वाले, एनबीएफसी कवर नहीं थी, यहां पर एनबीएफसी आपके कवर है। एंड लोन आपको लेना है फॉर एक्विजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, एंड यहां पर जो पीरियड है वो 4 साल का है। 1920, 2021, 21-22, 22-23, इन 4 साल के पीरियड में कभी भी आपने ये वाला लोन लेना है। सैंक्शन की डेट है, सैंक्शन की डेट इन 4 साल में कभी भी फॉल करनी चाहिए, तो आपको मिल जाएगी यहां पर डिडक्शन 80EB के अंदर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की आपको यहां पर मिल जाएगी। राइट, चलो ये हमारे 80E वाली सीरीज हमारी खत्म हो चुकी है। अब एक और स्टार्ट करते हैं, आ जाओ हमारी सेक्शन नंबर 80G वाली सीरीज, जो कि बात करती है डोनेशन की। देखो ये वाली सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं छोटी सी, कि जो डोनेशन होती है ना, डोनेशन, मुझे जरा सोच के बताओ, ये जो डोनेशन होती है क्या हमें पूरे इनकम टैक्स में और कहीं पर भी ये एज एन एक्सपेंस अलाउ होती है? सोच के बताओ जरा ध्यान से, क्या हमें कहीं पर भी अलाउ करी जाती है पूरे इनकम टैक्स में इससे पहले, इस वाले सेक्शन से पहले? द आंसर इज नो। इसका रीजन ये है कि डोनेशन जो होती है ना, इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम। इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम, एंड एप्लीकेशन ऑफ इनकम के बारे में हमने पढ़ा था कि एप्लीकेशन ऑफ इनकम जो होती है, आप अपनी मर्जी से कहीं पर पेमेंट करते हो, वो अलाउ नहीं किया जाता। राइट, अगर आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाती है कि आपने कुछ खर्चा करना ही करना है, किसी को पेमेंट करनी ही करनी है, वो आपको एज एन एक्सपेंस अलाउ कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से पे करते हो, वो आपके हाथ में ही टैक्सेबल किया जाता है, आपको उसकी डिडक्शन नहीं मिलती। लेकिन मैं बताऊं, डोनेशन जो है दैट इज एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम, हमें कहीं डिडक्शन नहीं मिलती। राइट, लेकिन यहां मिल जाती है अगर आप हमारी गवर्नमेंट की बताई हुई 80G वाली डोनेशन करते हो तो मैं आपको एक चीज समझाता हूं, आपको एक चीज याद दिलाता हूं। पहले हमने ये चीज पढ़ी थी हमारे पीजीबीपी के अंदर, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। अगर आपने अपने नेट प्रॉफिट को निकालते हुए यहां पर मान लो आपने कुछ डोनेशन डेबिट कर रखी थी,
डोनेशन आपने डेबिट कर रखी थी, तो डोनेशन को आप इसके अंदर ऐड बैक करते हो, ऐड बैक, राइट। इसका मतलब कि पीजीबीपी के अंदर भी अलाउ नहीं करी जाती, उसके अंदर भी आपने ऐड बैक करके अपनी इनकम को बढ़ा दिया। लेकिन अगर डोनेशन जो है आपकी इस तरीके की है जो कि 80G के अंदर लिखी है, तो आपने पीजीबीपी के अंदर ऐड बैक कर दी एंड बाकी किसी हेड के अंदर आपने कुछ उसका किया ही नहीं। पीजीबीपी के अंदर अगर आपने ऐड बैक कर दी तो यहां पर आके आप उसको डिडक्शन ले सकते हो डोनेशन के अंदर, अगर इन वाली डोनेशन के अंदर वो फॉल करती है तो। राइट, स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। तो बेसिक हमारा क्रक्स ये था कि अभी तक हमने जितनी भी डोनेशन देखी कहीं पर अलाउ नहीं करी जाती, लेकिन यहां पर अगर लिखी है तो अलाउ हो जाएगी 80G के अंदर। चलो जी, अच्छा ये वाली जो डिडक्शन है किसको मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ सॉरी, ये वाली जो डिडक्शन है ये किसी को भी मिल जाएगी, यहां पर हर कोई कवर्ड है, चाहे आप एक इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो, फर्म, हर कोई यहां पर कवर है। एंड कितनी मिलेगी वो यहां पर नीचे आपको दे रखा है, तभी मिलेगी जब आप इन एलिजिबल डोनेशंस के अंदर पैसा डालोगे। एलिजिबल डोनेशन क्या है? आपकी जितनी भी डोनेशंस है उसको दो कैटेगरी के अंदर डाल दिया, एक होती है आपकी अनलिमिटेड कैटेगरी और एक होती है लिमिटेड कैटेगरी। अनलिमिटेड मतलब कि जितना जितना पैसा डालते जाओ उतने उतने की आपको डिडक्शन दे दी जाएगी। लेकिन लिमिटेड के अंदर भी होता है कि जितना जितना पैसा डाल रहे हो उतने की डिडक्शन देंगे, लेकिन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट तक। वो लिमिट कैसे निकालेंगे वो देखेंगे थोड़ी देर में। लेट पहले इसकी बात करते हैं, जो अनलिमिटेड, अनलिमिटेड के अंदर भी एक होती है 100% डिडक्शन विदाउट एनी लिमिट, जितना पैसा डाल रहे हो 100% डिडक्शन लेते जाओ। एक होती है 50% डिडक्शन विदाउट एनी लिमिट, कि जितना पैसा आपने दिया उसका आपको सारे की डिडक्शन नहीं मिलेगी, उसमें से हाफ की डिडक्शन आप ले लो, राइट, सिर्फ 50% डिडक्शन ले लो। वैसे ही लिमिटेड के अंदर भी एक होती है 100% विद लिमिट एंड एक होती है 50% विद लिमिट। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। सबसे पहले देखते हैं, आ जाओ अनलिमिटेड के अंदर कि आपकी 100% डिडक्शन विदाउट एनी लिमिट के अंदर क्या क्या आता है। एक आता है आपका प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, एक आता है प्राइम मिनिस्टर आर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड, एक होता है पीएम केयर्स फंड, ये तो आपने सुना ही होगा कि कोविड के टाइम पर काफी फेमस हुआ था ये। उसके अलावा देखो ये तो हमारे पीएम वाले फंड हो गए, इसके अलावा कोई सीएम वाला फंड आ गया, पीएम रिलीफ फंड आ गया, या फिर मान लो सीएम के साथ एलजी भी आ जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर का कुछ रिलीफ फंड आ गया तो ये सारे जो फंड होते हैं ना, इनका आपको 100% डिडक्शन मिल जाता है विदाउट एनी लिमिट। तो एग्जाम के अंदर आपका कोई भी पीएम सीएम फंड लिखा जाए, आपने इसको 100% वाली कैटेगरी के अंदर ही रखना है, ठीक है जी। उसके अलावा मान लो कोई भी नेशनल लेवल का फंड आ जाए, जैसे कोई नेशनल डिफेंस फंड आ गया, नेशनल स्पोर्ट्स फंड आ गया, नेशनल चिल्ड्रन फंड आ गया, नेशनल कल्चरल फंड आ गया, या फिर नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, कोई सा भी नेशनल फंड लिखा आ गया, उसको यहां पर आपने डालना है, ठीक है जी। उसके अलावा कोई स्वच्छ भारत कोष आ गया, ये भी तो नेशनल लेवल का है ना, भारत लिखा है, भारत इज अ नेशनल वर्ड। उसके अलावा क्लीन गंगा फंड, ये भी नेशनल लेवल का है, जिला साक्षरता समिति, या फिर कोई भी नेशनल लेवल का फंड आपको दिख जाए। तो आपको कैसे याद रखना है, कोई भी आपका पीएम सीएम या फिर एलजी का फंड आपको दिख जाए, वो आपको याद रखना है। इस तरीके से आपको बताता रुको, कोई भी आपका पीएम या सीएम या एलजी का फंड दिख जाए, या फिर आपका नेशनल लेवल का फंड दिख जाए, तो वो यहां पर आ जाएगा 100% वाली कैटेगरी के अंदर, विदाउट एनी लिमिट के अंदर वो आ जाएगा, ठीक है जी। अब उसके अलावा देखो 50% के अंदर क्या आता है, 50% विदाउट एनी लिमिट, इसके अंदर एक ही फंड आता है आपका प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, यानी कि सूखा पड़ गया, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, राइट। इसमें आप जितना भी पैसा डालोगे विदाउट एनी लिमिट आपको डिडक्शन मिलती जाएगी, लेकिन मिलेगी आधी। अगर आपने 1 लाख दिया 50,000 के ले लो, आपने 1 करोड़ दिया 50 लाख के ले लो, राइट। तो हाफ हाफ करके आपको डिडक्शन यहां पर मिलेगी। इसमें तो एक ही फंड है हमारा, तो याद करने की जरूरत नहीं है। यहां तो आ जाएगा हमारा प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, ड्रॉट रिलीफ फंड, ठीक है जी। उसके बाद देखो यहां पर अनलिमिटेड कैटेगरी होगी। अब लिमिटेड की बात कर लेते हैं, आज लिमिटेड कैटेगरी में आप जितना जितना पैसा डालोगे आपको एक सर्टेन लिमिट तक आपको अलाउ किया जाएगा, सारा पैसा आप माइनस नहीं कर सकते, राइट। सारे के डोनेशन आप एज ए डिडक्शन नहीं ले सकते। तो सबसे पहले आती है 100% कैटेगरी बट विद इन लिमिट। इसके अंदर दो ही आपकी डोनेशन है। एक तो ये है कि अगर आपने सरकार को या लोकल अथॉरिटी को या किसी भी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को आपने फैमिली प्लानिंग के लिए आपने डोनेशन दे दी, या फिर आप एक कंपनी हो, सिर्फ कंपनी, ये वाला सिर्फ कंपनी के लिए, एक कंपनी ने हमारे इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन को या फिर किसी भी अदर इंस्टीट्यूशन को पेमेंट कर दी फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। जैसे मान लो कि आप अंबानी जी हो, आपके पास बहुत पैसे हैं, आपने हमारे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को आपने पेमेंट कर दी कि जाओ जाकर एक स्टेडियम बना दो, या फिर मान लो आपने हमारे इंडियन क्रिकेट बोर्ड को आपने कुछ पेमेंट कर दी कि जाओ जहां पर एक क्रिकेट का स्टेडियम बना दो। तो ये जो है इसको बोला जाता है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। ये वाली जो डोनेशन होती है ये यहां पर कवर हो जाती है हमारी लिमिटेड कैटेगरी 100%, राइट। तो लिमिट तक आपको 100% की आपको डिडक्शन दे दी जाएगी। इसको याद कैसे करना है सर? इसको याद करना है ऐसे, इफ याद करना है आपको, इफ
और उसके बाद देखो 50% के अंदर आपको इस तरीके से याद करना है, इफ HT हमारे सीएम होते, आपको इसका मीनिंग नहीं समझना, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इफ HT हमारे सीएम होते तो बड़ा अच्छा होता, राइट। इफ HT हमारे सीएम होते, तो इफ HT सीएम आपको याद रखना है। चलो जी, 50% डिडक्शन आपको मिलेगी बट विद इन लिमिट। सबसे पहले यहां पर आता है हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको आपने डोनेशन दे दी, यहां पर आ जाएगा। या फिर मान लो आपने किसी टेंपल, गुरुद्वारा, मॉस्क या फिर चर्च के रिपेयर रेनोवेशन के लिए पेमेंट कर दी, दैट इज टी फॉर टेंपल आ गया। सी से होता है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, तो किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को या फिर ट्रस्ट को आपने पेमेंट कर दी एज अ डोनेशन, यहां पर आ गया। उसके अलावा आपने प्रोमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी यहां पर कर दी पेमेंट, तो आ गया, राइट। तो HTCM क्या हो गया? सबसे पहला हो गया हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, टी से हो गया टेंपल, गुरुद्वारा, मॉस्क, चर्च, उसके रिपेयर रेनोवेशन, सी से हो गया चैरिटेबल ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन, लास्ट में एम से माइनॉरिटी, तो माइनॉरिटी कम्युनिटी के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए पेमेंट कर दी, HTCM यहां पर आ गया। एंड इफ हो गया हमारा 100% विद लिमिट। चलो जी, ये मैंने याद करवा दिया आपको। अब सवाल आता है कि सर ये लिमिटेड कैटेगरी का मीनिंग क्या है? आपने बताया कि 100% डिडक्शन मिलेगी विद इन लिमिट या 50% मिलेगी विद इन लिमिट, अभी लिमिट कैसे निकाले? आओ देखते हैं मेरे साथ। देखो, लिमिट निकालने के लिए आपको सबसे पहले निकालनी पड़ेगी एडजस्टेड टोटल इनकम। ये कैसे निकालते हैं? आप एक काम करो, जो भी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ रही है पहले वो ले लो, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम। लेकिन ध्यान रखना, ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर अगर आपकी कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला इंक्लूडेड है, या फिर 112A वाला इंक्लूडेड है, या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला इंक्लूडेड है, तो ये तीनों चीजें हटा दो। लेकिन ध्यान रखना, यहां पर लॉटरी की इनकम नहीं हटानी। एक हमारा क्वेश्चन आता है, इसको कंफ्यूज करने वाला, ऐसा हमारा, वहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो विनिंग्स की इनकम है वो यहां पर नहीं हटानी, सिर्फ ये तीन चीजें ही आपने इसमें से हटानी है, सिर्फ तीन चीजें। तो अगर ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर ये तीन चीजें इंक्लूडेड है तो हटा दो, हटा दो। उसके बाद जो आपकी GTI बची है वो ले लो, उसमें से काम करो, सारी डिडक्शन माइनस कर दो, लेकिन 80G को छोड़कर, क्योंकि 80G तो हम निकाल रहे हैं, तो 80G को छोड़कर सारी डिडक्शन माइनस कर दो, वो आ जाएगी एडजस्टेड टोटल इनकम। अब एक काम करो, लिमिट निकालो। लिमिट कैसे निकलेगी? जितना आपने कैटेगरी नंबर C एंड D, ये वाले लिमिटेड कैटेगरी में आपने जितना पैसा डाला है, कैटेगरी C एंड D, इन दोनों में मिलाकर आपने जितना डोनेशन दिया वो ले लो, या फिर मैक्सिमम 10% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम, इसका 10%, विच एवर इज लोअर, ये बन जाएगी आपकी मैक्सिमम लिमिट। इन शॉर्ट आपको बताऊं तो ये जो एडजस्टेड टोटल इनकम है, बस आप इसका 10% याद रखोगे तो आपका काम चल जाएगा। राइट, जितना भी आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम आई है उसका 10% कर दो, उसके 10% से ज्यादा आपने डोनेशन नहीं करनी। राइट, तो जो भी आपकी लिमिट यहां पर आई है स्टेप नंबर 2 के अंदर, उस लिमिट को यहां पर ले लो। अभी एग्जांपल करेंगे, डोंट वरी। एंड उस लिमिट को एक काम करो, पहले अप्लाई कर दो कैटेगरी नंबर C के ऊपर। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि कैटेगरी नंबर C जो है उसकी मुझे 100% की डिडक्शन मिलेगी। एज अ टैक्स पेयर मैं चाहता हूं कि मेरी जो डिडक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि मेरी टैक्स लायबिलिटी कम से कम बने। राइट, मैं एज अ टैक्स पेयर यही चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मेरी जो भी लिमिट आई है पहले मैं उसको अप्लाई कर दूंगा कैटेगरी नंबर C में। एंड कैटेगरी नंबर C की मेरी जो भी डोनेशन थी उसकी मैं 100% डिडक्शन यहां पर ले लूंगा। राइट, एंड बाकी की जो मेरी जितनी भी मेरी लिमिट बचेगी उसको मैं अप्लाई कर दूंगा कैटेगरी नंबर D वाली डोनेशन पर। अप्लाई कर दिया, लिमिट के अंदर अंदर अप्लाई कर दिया, फिर जो भी आपकी यहां पर लिमिट के अंदर अंदर यहां पर आया उसको अप्लाई, उसका 50% क्या आप ले लो यहां पर डिडक्शन। राइट, यहां पर लोग गलती क्या करते हैं, सुनो मैं आपको बताऊंगा अभी, डोंट वरी। गलती क्या करते हैं, लेकिन पहले समझो एग्जांपल के अंदर क्या लिखा है। जैसे मान लो कि आपका स्टेप नंबर 1 में जो एडजस्टेड टोटल इनकम आपकी आई थी, मान लो वो 10 लाख रुपीस की आई थी, और कैटेगरी नंबर C एंड D दोनों का मिलाकर आपने 80,000 एंड 60,000 दोनों में आपने डोनेट किए। कैटेगरी नंबर C में आपने 80,000 किया है, कैटेगरी नंबर D में आपने 60,000 के आपने डोनेशन दिए, तो दोनों मिलाकर हो गए 1,40,000। तो अगर मुझे लिमिट निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? इन दोनों को मिलाकर आपका हो गया 1,40,000, या फिर एडजस्टेड टोटल इनकम का 10% अगर आप करते हो तो 1 लाख, विच एवर इज लोअर। तो विच एवर इज लोअर मतलब कि 1 लाख, ये बन गई मेरी लिमिट। ठीक है जी, अब जरा समझना मेरे साथ ध्यान से, ये जो 1 लाख की आपकी आ जाती है यहां पर लिमिट, इस लिमिट को आपने अप्लाई करना है कैटेगरी नंबर C एंड D में। C के अंदर जो मैंने पैसा डाला है, मैंने डाला है 80,000 की मैंने डोनेशन करी है C में, जिसकी मुझे मिलेगी 100% डिडक्शन। लेट, ये मेरी 100% वाली कैटेगरी है विद लिमिट के अंदर अंदर। एंड D के अंदर मैंने पैसा डाला है 60,000 का, इसका मुझे मिलेगा 50% का मुझे मिलेगी इसकी डिडक्शन। अब जरा समझो कि भाई सबसे बेटर तो यही रहेगा ना कि मैं अपना पैसा जो मेरी लिमिट है मैं पहले इस वाले कैटेगरी पर लगाऊं, क्योंकि मुझे इसकी 100% की डिडक्शन मिल जाएगी। तो मैं काम करता हूं, इस 1 लाख में से पहले 80,000 मैं यहां पर लगा देता हूं। आज राइट, पहले 80,000 मैंने यहां पर लगा दिए, एंड इसकी मैं ले लूंगा 100% की डिडक्शन। जस्ट अ सेकेंड, इसकी मैं ले लूंगा 100% की डिडक्शन।
100%। इसका मतलब 80,000 की मुझे मिल जाएगी यहां पर डिडक्शन। ठीक है जी, ये होगी मेरी कैटेगरी नंबर सी। अच्छा, बाकी मेरी लिमिट कितनी बची भाई? 1 लाख में से 80,000 यहां चला गया, बाकी कितना बचा? बाकी बचा मेरा 20,000। इसको मैं लगा दूंगा कैटेगरी नंबर डी पे। एंड ध्यान रखना, कैटेगरी नंबर डी की मुझे सिर्फ मिलेगी 50%, तो मैं इसका हाफ कर दूंगा तो मुझे मिलेगी 10,000। टोटल मैं करूं तो 90,000। 90,000 की मिलेगी मुझे यहां पर डिडक्शन, 90,000 की। आई होप क्लियर है सारा। 90,000 की मुझे यहां पर डिडक्शन मिलेगी। अब लोग गलती क्या करते हैं सुनो, लोग गलती क्या करते हैं, लोग इस तरीके से करते हैं कि पहले वो लोग देखो जरा समझो, लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। ये देखो, लोग क्या करते हैं, लोग इस तरीके से करते हैं कि जो आपकी, मैं आपको सारा समझाता हूं। जैसे आपने 80,000 के अंदर आपने कंट्रीब्यूट किया कैटेगरी नंबर सी के अंदर, इसका 100% हो गया, 100% हो गया आपका 80,000 रुपए। तो लोग ये जो लिमिट है ना, इस लिमिट को यहां लगा देते हैं, इस वाली फाइनल जो हमारी डिडक्शन आ रही है उसके ऊपर। हमें यहां नहीं लगानी, हमें लगानी है डोनेशन वाले अमाउंट के ऊपर। लोग ये गड़बड़ कर देते हैं, राइट? ये आपने नहीं करना। एंड यहां पर कैटेगरी नंबर डी में मेरे बचे 20,000, तो लोग इस तरीके से करते हैं, लोग इस तरीके से, बचा मेरा 60,000 है ना, 60,000, 60,000 का पहले 50% करते हैं, 50% आ गया 30,000। अब इस 30,000 पे ये वाली लिमिट को लगा देते हैं, तो यहां पर 20,000 आपका आ जाएगा। तो टोटल अगर मैं देखूं तो 1 लाख यहां पर आ जाएगा। ये जो मैंने किया है ना सर, ये गलत है, ये गलत है। जो मैंने आपको पहले समझाया था वो सही है कि आपने जो पैसा लगाना है, लिमिट लगानी है, वो लिमिट को आपको लगाना है डोनेशन वाले अमाउंट के ऊपर, फिर उसकी 100% करनी है। बाकी की जो लिमिट बची उसको आपने लगाना है कैटेगरी नंबर डी की डोनेशन वाले अमाउंट पर, फिर उसका 50% करना है। राइट, चलो आई होप सारा क्लियर है। ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 80G। अच्छा, 2-3 पॉइंट यहां पर रह गए। एक छोटी सी बात यहां पर आती है कि अगर आपने किसी को डोनेशन दे दी, एंड डोनेशन आपने दे दी इस वाली कैटेगरी के अंदर एक्सीडिंग 2,000 की आपने कर दी कैश में, तो वो जो डोनेशन दिया है ना वो वेस्ट हो जाएगी, आप कैश में नहीं कर सकते। हाँ, क्रॉस चेक से करोगे, हाँ यहां पर चल जाएगा, बियर चेक से करोगे चल जाएगा, लेकिन यहां पर कैश नहीं चलेगा बिल्कुल भी। राइट, कैश में नहीं कर सकते आप 2,000 से ज्यादा की यहां पर डोनेशन कभी भी। एक बात और समझना कि डोनेशन जो है अगर आपने काइंड में कर दी तो काइंड वाली एलिजिबल नहीं है यहाँ पर डोनेशन डिडक्शन के लिए। अगर आपने डोनेशन काइंड में करी, अलाउ नहीं है, कैश पैसे में करनी है, कैश में नहीं करनी 2,000 से ज्यादा। राइट, चलो ज्यादा वाली कर दी, मान लो मैंने 5,000 की कर दी मैंने कैश में, तो वो आपकी वेस्ट हो जाएगी, 100% वेस्ट। एक बात और समझना, ये जैसे मेरे पीएम सीएम एलजी रिलीफ फंड थे, इसमें क्या होता है कि जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, जो लोग डोनेशन देते हैं, वो कई बार हमारे सैलरीड लोग भी कर देते हैं इसके अंदर कंट्रीब्यूशन। एंड कभी कभी लोग क्या करते हैं, जो कंट्रीब्यूशन करते हैं वो खुद से जाकर नहीं करते, जो सैलरीड लोग हैं अपने एम्प्लॉयर को दे देते हैं। एंड आगे चलकर एम्प्लॉयर अपने जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं सबसे कंट्रीब्यूशन का पैसा लेकर जाकर डोनेट कर देता है। तो जो डोनेशन का सर्टिफिकेट होता है वो इशू किया जाता है एम्प्लॉयर के नाम पर, बट स्टिल वो वाली जो डोनेशन है वो एम्प्लॉयज को एज अ डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगी 80G के अंदर। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, ये था हमारा सेक्शन नंबर 80G। सेक्शन 80G की जो हमारी सीरीज है वो पूरी सीरीज डोनेशन की बात करती है, लेकिन पता नहीं हमारे लॉ मेकर्स के माइंड में क्या आया कि चलो बीच में 80G घुसा देते हैं जो कि रेंट की बात करता है। राइट, तो 80G वाली सीरीज पूरी वैसे हमारी डोनेशन की बात करती है, बीच में अलग से हमारा सेक्शन आ गया 80G। चलो इसकी बात कर लेते हैं। ये जो सेक्शन है 80G, छोटा सा सेक्शन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो इसको इग्नोर भी कर सकते हो, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, मैं आपको पहले बता रहा हूं। राइट, ये बात करता है कि अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हो जो कि एचआरए, जिसको एचआरए नहीं मिलता, एचआरए क्या होता था, हाउस रेंट अलाउंस, आपके रेंट के खर्चे को कॉम्पेंसेट करने के लिए आपको एचआरए दिया जाता था। अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हो जिसको एचआरए नहीं मिलता, एंड आप कहीं पर हाउस प्रॉपर्टी का रेंट पे करते हो, आप कहीं पर रहते हो, आप रहने के लिए रेंट पे करते हो, राइट, एंड आपको एचआरए नहीं मिलता, इसका मतलब कि या तो आप एक ऐसे एम्प्लॉय हो जिसका एम्प्लॉयर निकम्मा इंसान है, वो आपको एचआरए पे नहीं करता, या फिर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो जो कि कहीं पर जॉब ही नहीं करता। बस सिंपल सी बात है ना, एचआरए किसको मिलता है, एम्प्लॉय को मिलता है। या तो आप एम्प्लॉय ही नहीं हो तभी आपको एचआरए नहीं मिल रहा, या फिर आप ऐसे एम्प्लॉय हो जिसका एम्प्लॉयर निकम्मा इंसान है, वो आपको एचआरए पे नहीं करता। दो केस हो सकते हैं। तो आप कवर हो जाएगा सेक्शन 80G के अंदर, एंड जो आप रेंट पे करते हो उसके अगेंस्ट आपको यहां पर मिल जाएगी डिडक्शन। लेकिन कितनी मिलेगी, मैक्सिमम 5,000 रुपए पर मंथ, यानी कि पूरे साल का हो गया सर 60,000 रुपए। ठीक है जी, या फिर 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। ये क्या होता है सर, एडजस्टेड जीटीआई का मतलब होता है कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में से सारी डिडक्शन माइनस कर दो 80G को छोड़कर, क्योंकि 80G तो हम निकाल रहे हैं, इसको छोड़कर बाकी सारी डिडक्शन माइनस कर दो, उसको बोला जाता है एडजस्टेड जीटीआई, उसका 25% कर दो। या फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। ये प्रोविजन आपको देखा देखा लग रहा होगा,
याद करो हमने एचआरए के अंदर सिमिलर प्रोविजन पढ़ा था, 40% और 50% ऑफ सैलरी वो हमने पढ़ा था, या फिर और क्या था बताओ, या फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, ये सब चीजें हमने वहां पढ़ी थी एचआरए के अंदर। वैसा सिमिलर प्रोविजन हमारा यहां पर आ जाता है, राइट। तो वो हमने वो याद करना है। आप एक बारी को इसको इग्नोर भी कर देना, मैं आपको पहले बता रहा हूं, इसकी वजह से कंफ्यूज मत हो जाना एग्जाम के अंदर। चलो जी, अच्छा एक छोटा सा पॉइंट यहां पर आता है कि ये जो पर्सन है ये एलिजिबल एसएससी, अगर ये जहां पर ये अपना काम करता है, अपनी ड्यूटी निभाता है, अगर उसी शहर के अंदर इसका अपना खुद का या अपने स्पाउस का या अपने माइनर चाइल्ड का या अपने एचयूएफ का ऑलरेडी कोई घर है, तो फिर उसको ये वाली डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्योंकि सिंपल सी बात है ना, ये जो सेक्शन है हमारा 80GG उनको बेनिफिट देने के लिए बनाया गया, जो कि बेचारे कहीं पर रेंट पे करते हैं। लेकिन अगर आपके शहर में जहां पर आप काम करते हो उसी शहर के अंदर आपका अपना घर भी है, या आपके स्पाउस का, आपके बच्चों का, या फिर किसी एचयूएफ का अगर अपना घर है, तो उस घर के अंदर जाके रहो ना। तो फिर यहां पर डिडक्शन लेने के लिए क्यों आते हो, रेंट क्यों पे कर रहे हो, फिर उस घर के अंदर जाकर रहो। तो अगर वहां पर ऑलरेडी आपका घर है तो आपको ये वाली डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाली। चलो जी, ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 80GG, राइट। अब हम वापस से डोनेशन की बात करने आ रहे हैं। 80GA पर आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। 80GA ये अगेन बात करता है डोनेशन की। देखो याद करो भी, हमने सेक्शन पढ़ा था हमारा पीजीबीपी के अंदर, सेक्शन नंबर 35 हमने पढ़ा था, जो कि बात करता था साइंटिफिक रिसर्च के लिए। वहां पर हमने देखा था कि अगर आपने आउटसाइडर्स को कुछ डोनेशन दे दी तो सेक्शन 35 के अंदर आप उसकी डिडक्शन ले लेते हो। पीजीबीपी के अंदर हमने पढ़ा था। लेकिन सर उन लोगों का क्या जो कि बिजनेस नहीं करते फिर भी साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन देते हैं, वो लोग कवर हो जाएंगे सेक्शन 80GA के अंदर, राइट। तो एलिजिबल कौन है, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि बिजनेस नहीं करता, जिसके पास कोई भी पीजीबीपी की इनकम नहीं है, तो वो यहां पर आ जाएगा सेक्शन 80GA के अंदर, उसको यहां पर मिल जाएगी डिडक्शन, राइट। उसने डोनेशन देनी है फॉर साइंटिफिक रिसर्च या फिर रूरल डेवलपमेंट के लिए, ये वाली डोनेशन अगर उसने दी तो 80GA के अंदर उसको मिल जाएगी डिडक्शन 100% ऑफ सच अमाउंट की। लेकिन यहां पर भी जो आप डोनेशन दे रहे हो ना, ये आपने कैश में नहीं देनी, एक्सीडिंग 2000 रुपए तक कर सकते हो कैश में। 2000 से ज्यादा कर दी तो ज्यादा वाला अमाउंट आपका हो जाएगा वेस्ट, ज्यादा वाला नहीं, सारा ही अमाउंट वेस्ट हो जाएगा। राइट, ध्यान से सुनो, मैंने गलत बोल दिया था पहले, ज्यादा वाला नहीं, कैश एक्सीडिंग 2000 कर दिया तो सारी की सारी डोनेशन आपकी वेस्ट हो जाएगी, वो आपको एज अ डिडक्शन नहीं मिलेगी। राइट, हाँ यहां पर भी क्रॉस चेक बेयर चेक चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ कैश के ऊपर ही रिस्ट्रिक्शन यहां पर आती है। राइट, चलो ये हो गया हमारा सेक्शन 80GA। इसके बाद एक और हमारा आता है सेक्शन नंबर 80GGB एंड इसका सिमिलर हमारा सेक्शन आता है 80GGC। ये दोनों सेक्शन क्या बात करते हैं सुनो। सेक्शन 80GGB जो है ना, ये बात करता है सिर्फ और सिर्फ एक इंडियन कंपनी की, कि अगर एक इंडियन कंपनी एसएससी है, इंडियन कंपनी, सिर्फ इंडियन कंपनी, कोई फॉरेन कंपनी भी नहीं आ रही, सिर्फ आपकी इंडियन कंपनी है, वो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देती है या उस पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्टोरल ट्रस्ट को वो डोनेशन देती है, तो जितना भी डोनेशन दिया जाए जितना पैसा देना है, तो 100% ऑफ सच अमाउंट की आपको डोनेशन की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। जितना भी आपने पैसा डोनेट किया सारा का सारा एज अ डिडक्शन ले लो। देखो है वाला, हालांकि ये प्रोविजन जो है ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है, बट स्टिल ये प्रोविजन एग्जिस्ट करता तो हमने पढ़ना है। राइट, तो एक इंडियन कंपनी ने पॉलिटिकल पार्टी को या उसके इलेक्टोरल ट्रस्ट को जितना भी पैसा दिया 100% ऑफ सच सेम की आप डोनेशन दे दो, आप डिडक्शन ले लो। लेकिन ध्यान रखना यहां पर कैश में 1 रुपया भी आपको अलाउड नहीं है। पीछे हमने जो डोनेशन देखी थी वहां पर 2000 तक चलता था, लेकिन यहां पर तो 1 रुपया भी नहीं है। हाँ, क्रॉस चेक बेयर चेक से कर सकते हो, लेकिन कैश में नहीं कर सकते। राइट, एनी अमाउंट इज नॉट अलाउड एंड इन कैश, यहां पर 1 भी रुपया कैश में नहीं कर सकते। अच्छा, एक पॉइंट यहां पर और आता है आपका, मैं आपको दिखाऊंगा अभी पीजीबीपी के अंदर, दोबारा दिखाऊंगा। याद करो हमने एक पॉइंट पढ़ा था पीजीबीपी के अंदर हमारे सेक्शन नंबर 37 के अंदर। चलो आपको दिखाई देते हैं, आ जाओ मैं आपको दिखाता हूं। पीजीबीपी के अंदर हमने एक पॉइंट पढ़ा था हमारा, जस्ट अ सेकंड, सेक्शन नंबर 37 के अंदर ये रहा। देखो सेक्शन नंबर 37 जो था वो बात करता था हमारे कुछ जनरल डिडक्शंस की बात करता था। वहां पर हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि अगर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी के ब्रोशर में, पैम्फलेट में, सूवेनिर में, न्यूज़पेपर में, इन सब के अंदर आपने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कर दिया, तो वो जो खर्चा था पीजीबीपी के अंदर हमने पढ़ा था कि वो आपको अलाउ नहीं किया जाता। इसका मतलब कि सर पीजीबीपी के अंदर जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया होगा, वहां पर हमारे यहां पर नेट प्रॉफिट आ रहा होगा, इस नेट प्रॉफिट के अंदर हमने वो जो एडवर्टाइजमेंट की थी उस खर्चे को हमने यहां पर ऐड बैक कर दिया होगा, यानी कि प्रॉफिट बढ़ा दिया होगा। प्रॉफिट बढ़ा दिया मतलब कि इनकम मेरी बढ़ गई होगी पहले, राइट, उसकी हमने बात करी थी पीजीबीपी के अंदर। अब जरा दोबारा डिडक्शन पर आ जाओ। डिडक्शन के अंदर जरा समझना इस बात को ध्यान से। डिडक्शन के अंदर यहां पर बात लिखी है कि अगर 80GGB में मैं इंडियन कंपनी की बात करता हूं ना,
तो एक काम करो, अगर एक इंडियन कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी के सोविनियर, ब्रोशर, पैम्फलेट, न्यूज़पेपर के अंदर डोनेशन देती है, डोनेशन नहीं एडवर्टाइजमेंट करवाती है, तो वो वाला खर्चा एक इंडियन कंपनी को यहां पर जाकर अलाउ कर दिया जाएगा। 80 GGB के अंदर दैट कंपनी इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन। तो जरा समझो यहां पर हमारी गवर्नमेंट ने हमें धोखा कैसे दिया, जरा समझने वाली बात है काफी कि कैसे हमें धोखा दिया जाता है। सुनो, मैं पहले बात करता हूं एक इंडियन कंपनी की, ठीक है जी, इंडियन कंपनी की हम लोग बात करेंगे। तो जब इसने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, यहां पर इसने नेट प्रॉफिट बनाया, तो नेट प्रॉफिट में अगर मान लो कुछ यहां पर इसने एडवर्टीजमेंट इन पॉलिटिकल पार्टीज के ब्रोशर, पैम्फलेट, न्यूज़पेपर, इनके अंदर उसने एडवर्टीजमेंट की थी, उस वाले खर्चे को इसने यहां पर डेबिट कर रखा है। तो यहां पर तो हमने इसको डिसअलाउ करना है। डिसअलाउ मतलब कि ऐड बैक कर देना है हमने इनकम को, अपनी इनकम बढ़ा देनी है। लेकिन इंडियन कंपनी ने नीचे जाकर 80 जस्ट सेकंड नीचे जाकर 80 GGB इसके अंदर जाकर उसने ले लेनी है डिडक्शन, राइट। जो भी उसने पहले खर्चा किया था ऊपर ऐड बैक कर दो, नीचे जाकर उसकी जाकर डिडक्शन ले लो। तो है तो ये वाला पॉइंट भी गलत भाई। आपने अगर डिसअलाउ करना है तो अच्छे से करो ना। आपने पीजीबीपी के अंदर डिसअलाउ कर दिया, नीचे यहां पर जाकर 80GGB के अंदर जाकर आपने उसको अलाउ कर दिया, ये गलत चीज है, राइट। तो आपने क्या समझना है कि एक इंडियन कंपनी के लिए जो भी आपने खर्चा किया है एडवर्टाइजमेंट इन ब्रोशर, पैम्फलेट, न्यूज़पेपर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, वो पीजीबीपी के अंदर तो आपने ऐड बैक कर देना है, फिर नीचे जाकर डिडक्शन आपने ले लेनी है इस वाले सेक्शन के अंदर 80GGB के अंदर, ठीक है जी। एंड वैसा ही एक मिलता जुलता प्रोविजन हमारा आता है 80GGC। यहां पर हम बात करते हैं एनी अदर पर्सन की, यानी कि इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, फर्म वगैरह सब यहां पर आ जाते हैं, फॉरेन कंपनी भी यहां पर आ जाती है, राइट। तो किसी भी अदर पर्सन ने किसी पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन दी, तो 100% ऑफ सच सम के आप डोनेशन की डिडक्शन यहां पर ले लो, राइट, 100% के ले लो। यहां पर भी जितना भी पैसा आपने डोनेट किया है, कुछ भी पैसा आपने कैश में किया तो वो वेस्ट हो जाएगा। हाँ, बियरर चेक क्रॉस तक यहां पर चल जाएगा, कैश यहां पर 1 रुपया भी नहीं चलेगा। लेकिन इस वाले पॉइंट में थोड़ा सा फर्क है। जे देखो, हमने कंपनी की बात करी, तो कंपनी के केस में हमने समझा कि पीजीबीपी के अंदर हमने एडबैक कर दिया, 80GGB के अंदर हमने जाकर लेस कर दिया। लेकिन अगर मैं किसी अदर असेसे की बात करता हूं ना, किसी अदर की बात करता हूं, तो पीजीबीपी के अंदर आपने ऐड बैक तो करना है, लेकिन नीचे जाकर आपको जब डिडक्शन लेने की बारी आएगी ना, तो यहां पर आपको डिडक्शन नहीं दी जाएगी, ये वाली डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। ये चीज का आपको ध्यान रखना, नीचे जाकर आपको डिडक्शन अदर पर्सन के लिए नहीं मिलेगी, सिर्फ इंडियन कंपनी के लिए मिलेगी। चलो जी, ये हो गया हमारा सारे के सारे हमारे डोनेशन की बातें होगी। 80GGC हमने देख लिया, एनी अदर पर्सन यहां पर कवर हो गया। आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 80GGC आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पीजीबीपी के अंदर ये एडवर्टाइजमेंट वाला जो खर्चा है, पीजीबीपी के अंदर तो कर दो एड बैक, नीचे जाकर आपको इसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, सिर्फ इंडियन कंपनी को मिलेगी, इनको नहीं मिलेगी और किसी पर्सन को नहीं मिलेगी। आई होप ये सारा क्लियर है। ये हो गया हमारे सारे के सारे पेमेंट बेस्ड डिडक्शन यहां पर कंप्लीट होती है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी इनकम बेस्ड डिडक्शंस। आओ इनको देखते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं इनकम बेस्ड डिडक्शंस की, तो ये वाली जो डिडक्शंस है ये आपको तभी मिलती है जब आपने पहले कोई इनकी बताई हुई स्पेसिफाइड इनकम कमाई होती है। तो पहले आपने उस इनकम को इंक्लूड कर देना अपनी ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर। जो हमारे 5 हेड होते हैं, पांचों हेड में से कहीं ना कहीं ये वाली इनकम आपकी आनी चाहिए। फिर नीचे जाकर इन वाले सेक्शंस के अंदर आप उसकी डिडक्शन ले लो, राइट। एंड कौन कौन से सेक्शन यहां पर पढ़ने हैं? एक तो हमने पढ़ने हैं पार्ट सी वाले सेक्शन, सेक्शन 80IA से 80RRB तक के सेक्शंस। इसके अंदर हमारे सारे सिलेबस में नहीं है, हमने सिर्फ 3 ही पढ़ने हैं। एक पढ़ना है 80QQB, एक 80RRB, 80JJE, ये 3 हमने पढ़ने हैं। एंड इसके अलावा जो पार्ट सी के नहीं होते, बाहर के होते हैं, दैट इज 80TTA एंड 80TTB, ये दोनों हमने अलग से पढ़ने हैं, राइट। मैं स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात बताता हूं कि ये दोनों सेक्शन एकदम सिमिलर सेक्शन है हमारे, एंड ये दोनों सेक्शन भी एकदम सिमिलर है। तो टोटल हमने सिर्फ 5 सेक्शन पढ़ने हैं, उसमें से भी दो तो अपने सिमिलर हो गए, एंड ये एक अलग से हमने पढ़ना है, राइट। स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। एक बात छोटी सी और स्टार्ट करने से पहले कि इनकम बेस्ड डिडक्शन की अगर मैं बात करूं, तो पहले आपने उसको जीटीआई के अंदर ऐड करना है। एंड ये जो पार्ट सी वाली है ना, पार्ट सी वाली, ये वाली जो डिडक्शन है आपको तभी मिलेगी जब आपने अपने रिटर्न ऑफ इनकम टाइम पर फाइल कर दी। टाइम पर फाइल मतलब कि अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक आपने अपनी रिटर्न फाइल कर देनी है, तभी आपको ये पार्ट सी वाली डिडक्शन मिलती है। अच्छा, एक छोटी सी बात और कि ये जो 80JJE यहां पर दिख रहा है आपको, ये वाला जो सेक्शन है ये एक्चुअल में पेमेंट बेस्ड है, राइट। एक्चुअल में पेमेंट बेस्ड है, लेकिन स्टिल ये आपको अवेलेबल कर, आपको इनकम बेस्ड के साथ आपने इसको पढ़ना है। लॉ मेकर्स ने इसको इनकम बेस्ड के अंदर ही रखा है, राइट। चलो एक छोटी सी बात और बता देता हूं कि ये 80JJE जो है ना, ये आपको नॉर्मल के अंदर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ 115BAC इन दोनों के अंदर ही मिल जाएगा आपको।
चलो स्टार्ट करते हैं आज एक एक करके। सबसे पहले हमारा सेक्शन हमने पढ़ना है 80 QQB एंड ये सेक्शन बात करता है रॉयल्टी की। कि अगर मान लो आपने कोई किताब लिखी, मान लो आपने लिटरेसी नेचर की कोई किताब लिखी या आर्टिस्टिक नेचर की या साइंटिफिक नेचर की लिखी। लिटरेसी नेचर जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई नॉवेल लिख दिया, आपने उसमें कुछ कहानी बना दी आपने, या फिर आर्टिस्टिक आपने कोई प्ले लिख दिया, या फिर साइंटिफिक आपने कोई रिसर्च करी, साइंटिफिक रिसर्च करी, उसके बारे में आपने किताब लिख दी। अब वो किताब आपने पब्लिशर को दे दी, पब्लिशर आपको बदले में कुछ आपको रॉयल्टी देता है। तो वो जो रॉयल्टी होती है ना, वो रॉयल्टी आपके हाथ में पहले अदर सोर्स की इनकम बनती है, फिर नीचे जाकर आप उसको 80 QQB में उसकी आप डिडक्शन यहां पर ले लोगे। राइट, तो पहले आपने उसको टैक्सेबल करना है या तो अदर सोर्स के अंदर, लेकिन अगर आपका मेन बिजनेस है तो पीजीबीपी के अंदर भी जा सकते हैं। तो पीजीबीपी या फिर अदर सोर्स के अंदर पहले टैक्सेबल कर दो, फिर नीचे जाकर उसकी डिडक्शन ले लो 80 QQB के अंदर। अच्छा, डिडक्शन किसको मिलेगी? सिर्फ एक रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगी एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक की मिलेगी। तो आपकी नेट रॉयल्टी की इनकम वो या फिर 3 लाख विच एवर इज लोअर, इतनी की आपको मिलेगी डिडक्शन। अब सवाल आता है कि सर ये नेट रॉयल्टी इनकम कैसे निकालें? ये है मेन चीज आपकी। एक तो ये 3 लाख, ये तो आपको याद रखना ही रखना है, लेकिन नेट रॉयल्टी इनकम कैसे निकाले ये मेन चीज है हमारी। समझो सर, नेट रॉयल्टी कैसे निकालते? देखो, नेट मतलब होता है कि ग्रॉस में से आपने कुछ माइनस किए। तो पहले काम करते हैं, पहले ग्रॉस रॉयल्टी निकालते हैं। अब सर ग्रॉस रॉयल्टी कैसे निकालें? ग्रॉस रॉयल्टी देखो, हो सकता है कि आपको जो रॉयल्टी मिलती है वो 2 तरीके से मिल सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका और पब्लिशर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आपने बुक लिख दी एंड बुक्स की राइट आपने पब्लिशर को दे दी एंड पब्लिशर ने आपको बदले में एक लमसम रॉयल्टी दे दी। लमसम मान लो 5 लाख रुपए आपको लमसम दे दिए। तो 5 लाख रुपए जो लमसम मिलेंगे, सबसे पहले आप वो ले लो, वो बनेगी ग्रॉस रॉयल्टी। उसमें से माइनस कर दो कुछ रिलेटेड खर्चे आपके हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो पब्लिशर तक बुक पहुंचाने के लिए मान लो कुछ आपकी कमीशन फीस चली गई, आपने कोई एजेंट हायर किया था, एजेंट को कमीशन दे दी, या मान लो आपने पब्लिशर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, कुछ आपके लीगल खर्चे यहां पर हो गए, लीगल। तो इनको बोला जाता है रिलेटेड खर्चे। रॉयल्टी की इनकम कमाने से डायरेक्टली रिलेटेड जो खर्चे हो गए उसको बोला जाता है रिलेटेड खर्चे। तो सुनो, अगर मान लो आपको लमसम पैसा मिलता है रॉयल्टी का, लमसम मतलब कि वन टाइम आपको मिलता है, तो जो भी पैसा मिलेगा वो ले लो, ये बनेगी ग्रॉस रॉयल्टी। इसमें से काम करो, रिलेटेड खर्चे माइनस कर दो, ये बनेगी नेट रॉयल्टी की इनकम। इस नेट रॉयल्टी की इनकम को आप डालोगे इस वाले फॉर्मूले के अंदर, इसको कंपेयर करोगे 3 लाख से, विच एवर इज लोअर, उतने की मिलेगी आपको डिडक्शन। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, जब पहले टैक्सेबल करोगे अदर सोर्स के अंदर या पीजीबीपी के अंदर, वहां पर तो आप पूरी की पूरी नेट रॉयल्टी की इनकम टैक्सेबल कर दोगे। राइट, चलो ये तो हो गया हमारा पहला केस लमसम रॉयल्टी का। दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि आपको जो रॉयल्टी मिलती है वो आपको मिलती है एज अ परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड, यानी कि जितनी जितनी किताब पब्लिशर बेचेगा उसका एक स्पेसिफाइड परसेंटेज हमें मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मिलता है 25% या 20% या 22% या 12%, 10%, ऐसा जितनी भी सेल होगी, सेल का इतना परसेंटेज आपको मिल जाएगा एज अ रॉयल्टी। इसको बोला जाता है रॉयल्टी एज अ परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड। तो यहां पर हमारी गवर्नमेंट कहती है कि जब आप अपनी ग्रॉस रॉयल्टी निकालोगे ना, तो आपकी ग्रॉस रॉयल्टी जो है वो कभी भी 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड से ज्यादा नहीं हो सकती। आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड ही अलाउ किया जाएगा, उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। हाँ, जब अपनी इनकम बनाओगे अदर सोर्स के अंदर, पीजीबीपी के अंदर, वहां तो आप टोटल ग्रॉस रॉयल्टी लोगे, फुल अमाउंट लोगे, 25%, 20%, जितना भी है। लेकिन जब डिडक्शन निकालने की बारी आएगी, वहां पर आपको मैक्सिमम 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड ही अलाउ किया जाएगा बिफोर अलाउइंग एक्सपेंसेस। इसका मतलब ग्रॉस रॉयल्टी की लिमिट है आपकी। राइट, तो ग्रॉस रॉयल्टी कैसे निकालनी है? जितना पैसा आपको मिला वो, ये मान लो 25% लिया, या फिर 50%, 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड विच एवर इज लोअर, वो ले लो, उसमें से माइनस कर दो रिलेटेड खर्चे, वो आ जाएगी आपकी नेट रॉयल्टी की इनकम। ये आपका मेन पॉइंट है, यहां पर मेन ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस रॉयल्टी वाले टॉपिक का हमारा। ये बनेगी आपकी नेट रॉयल्टी की इनकम। इस नेट रॉयल्टी की इनकम को हम लोग डालेंगे इस वाले फॉर्मूले के अंदर, कंपेयर करेंगे 3 लाख से, विच एवर इज लोअर, वो बन जाएगी हमारी डिडक्शन। अभी एक एग्जांपल करेंगे, उससे सारा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक यहां पर छोटी सी बात और आती है कि कभी कभी क्या होता है, हमें रॉयल्टी की इनकम इंडिया के बाहर से आती है। जैसे मान लो मैंने किताब लिखी एंड मैंने जो किताब लिखी वो इंडिया में नहीं बिकी, यूएसए में बिकने लगी, यूएसए के लोगों को पसंद आ गई मान लो, तो यूएसए से मुझे रॉयल्टी आएगी। तो जो रॉयल्टी मुझे इंडिया के बाहर से आएगी ना, वो रॉयल्टी मैं सारी की सारी अपनी ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर अदर सोर्स या फिर पीजीबीपी के अंदर सारा अमाउंट डाल दूंगा। लेकिन जब डिडक्शन की बारी आएगी तो डिडक्शन में उतने अमाउंट के ले पाऊंगा जितना मैं विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इंडिया के अंदर लेकर आ पा रहा हूं। मुझे एक बात बताओ सर, 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर कौन सी डेट होगी? देखो जरा ध्यान से, जैसे ये आपका साल है प्रीवियस ईयर 25-26 ये हो गया, ठीक है जी, एंड ये हो गया उसका अगला साल प्रीवियस ईयर 26, या ऐसे छोड़ो, असेसमेंट ईयर 26-27 ये हो गया। जरा समझना ध्यान से।
तो विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी कि यहां पर ये डेट आनी चाहिए, यहां पर 30th सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। हमारे वाले केस में 30 सितंबर 2026, इस डेट तक जितनी रॉयल्टी मैं इंडिया में लेकर आया उतने को ही मैंने यहां पर इस ग्रॉस रॉयल्टी के अंदर लाना है, राइट। उससे ज्यादा की मैं डिडक्शन नहीं ले सकता अपनी ग्रॉस रॉयल्टी के अंदर, वो मेरी मैक्सिमम लिमिट बन जाएगी। आई होप क्लियर है सारा, ठीक है जी। तो जितनी रॉयल्टी मेरी इंडिया के अंदर विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर आ चुकी है, उतने अमाउंट को मैंने लेना है। अगर मान लो कि रॉयल्टी मुझे इसके बाद आती है, वो इग्नोर कर दो। हाँ, मेरी अदर सोर्स की पीजीबीपी की इनकम तो बन जाएगी, लेकिन नीचे जाकर जब डिडक्शन की बारी आएगी तो इसको इग्नोर करना है। जितनी रॉयल्टी इंडिया में यहां तक मुझे रिसीव हो चुकी है उतना ही मैंने लेना है डिडक्शन निकालते हुए। आओ एग्जाम्पल करते हैं इसका। ये एग्जाम्पल जो है एक्चुअली हमारे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन नंबर 18 उसके ऊपर ये बेस्ड है, राइट। उसी से मैंने ये वाला एग्जाम्पल बनाया आपके लिए। तो जरा समझो क्या बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए नाम का एक बंदा है एंड इसको रॉयल्टी आती है 288,000 की यूएसए से, इंडिया के बाहर से आती है, ठीक है जी। उसने एक बुक लिखी थी एंड ये जो 288,000 है दिस इज 18% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड। मुझे एक बात बताओ, मैक्सिमम कितना अलाउ किया जाता है? 15% किया जाता है, ये तो 18% यहां पर मुझे दिख रहा है, ठीक है जी। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम टू अर्न सच रॉयल्टी 40,000 रुपए, 40,000 रुपए का खर्चा हो गया। However, the amount remitted to India by 30th सितंबर 2026, यानी कि विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, ये मेरा है सिर्फ 2,30,000। सिर्फ इतना अमाउंट, सिर्फ इतना मैं इंडिया के अंदर लेकर आ पाया हूं विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। Compute the amount includable in the gross total income of Mr. A and also the deduction available to him under section 80 QQB। यानी कि पहले आपने बताना है कि जीटीआई के अंदर कितना मैंने डालना है टैक्सेबल, पहले टैक्सेबल कितना करना है एंड फिर नीचे जाकर मैंने डिडक्शन कितनी देनी है वो भी मैंने यहां पर बताना है। पहले काम करते हैं, पहले देखते हैं कि टैक्सेबल कितना करना है। भाई आपको टोटल रॉयल्टी मिली है ग्रॉस रॉयल्टी 288,000, भाई कुछ खर्चे भी तो हो गए, 40,000 के खर्चे हो गए। तो सिंपल एज दैट, जितनी रॉयल्टी मिली थी वो ले लो, माइनस कर दो जितने खर्चे हुए थे। ये नेट रॉयल्टी आपकी पहले टैक्सेबल हो जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाले हेड के अंदर या फिर पीजीबीपी के अंदर, एज द केस में भी, बट मैक्सिमम केसेस में अदर सोर्स के अंदर ही जाएगा, ठीक है जी। ये बात होगी हमारी। दूसरी बात, अब सर डिडक्शन कितनी मिलेगी? देखो डिडक्शन जो मिलेगी वो आपको मिलेगी मैक्सिमम 15% एंड वो भी सब्जेक्ट टू इतना अमाउंट जितना आप इंडिया के अंदर लेकर आ चुके हो। तो ये जो 288,000 है ना, ये तो 18% है, आपको मिलेगा मैक्सिमम 15%। तो एक काम करो, ये 18% है तो 15% कितना होगा? ये ले लो 288,000 ले लो, सबसे पहले इसको डिवाइड कर दो 18 से, मल्टीप्लाई कर दो 15 से, ये आएगा आपका 2,40,000, राइट। तो 288,000 या फिर 15% विच एवर इज लोअर, ये अमाउंट ले लो। लेकिन रुक जाओ, आपको इंडिया में तो सिर्फ 2,30,000 ही मिला है ना, तो आप तो मैक्सिमम इतना ही ले सकते हो ग्रॉस रॉयल्टी के अंदर। ये बन जाएगा आपका ग्रॉस रॉयल्टी। इसमें से माइनस कर दो रिलेटेड खर्चे, 1,90,000 इतने की मिलेगी डिडक्शन। ये बनेगी आपकी नेट रॉयल्टी। इसको आप फिर कंपेयर करोगे 3 लाख से, विच एवर इज लोअर। हमारे वाले एग्जाम्पल में लोअर ही दिख रहा था तो इतने की मैंने ले ली डिडक्शन। तो जरा समझो हुआ क्या, आपने पहले टैक्सेबल कर दिया 248,000, लेकिन नीचे जाकर डिडक्शन आपको सिर्फ 1,90,000 की मिली मैक्सिमम, राइट। चलो ठीक है जी, ये हो गया हमारा सेक्शन 80 क्योंकि भी इंपॉर्टेंट था। एंड ये वाला जो मैंने एग्जांपल किया है इसको अच्छे से करके जाना आपने एक बारी। इसके बाद देखो एक बार नया सेक्शन हमारा आता है, सेक्शन नंबर 80 RRB। ये भी सिमिलर सेक्शन है, ये बात करते हैं किसी भी अदर तरह की रॉयल्टी। देखो पीछे हमने बात करी थी रॉयल्टी फॉर बुक्स ऑफ लिटरेसी, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक नेचर। इसके अलावा कोई भी रॉयल्टी है, जैसे मान लो आपने कोई इन्वेंशन कर दी या मान लो आपने कुछ पेटेंट करवा दिया, तो कोई आपने पेटेंट करवाया, कोई आपने इन्वेंशन करी या कुछ भी अलग चीज कुछ भी आपने किया, उसका आपने पेटेंट करवा लिया, ट्रेडमार्क करवा लिया, अब आपको रॉयल्टी मिलती है। तो वो रॉयल्टी जाएगी 80 RRB के अंदर एंड ये भी है डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए। एंड कितनी? नेट रॉयल्टी की इनकम या फिर मैक्सिमम 3 लाख, विच एवर इज लोअर। यहां पर भी नेट रॉयल्टी सेम तरीके से निकलती है, ग्रॉस रॉयल्टी माइनस रिलेटेड खर्चे, वो आ जाएगी आपकी नेट रॉयल्टी की इनकम। लेकिन मैं एक बात बताऊं, पीछे जो हमने पॉइंट पढ़ा था ये 15% वाला, वैसा कोई पॉइंट यहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जो पीछे हमने पॉइंट देखा 15% मैक्सिमम वाला, वो पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन हाँ, वो इंटरनेशनल वाला पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं कि अगर पैसा आपका इंडिया के बाहर से आ रहा है तो जितना आप इंडिया में लेकर आ रहे हो विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, उतना अमाउंट ही आपको एज अ डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। वो वाला पॉइंट तो यहां पर अप्लाई करता है, लेकिन 15% वाला पॉइंट यहां पर अप्लाई नहीं करता, ठीक है जी। ये हो गया हमारे दो सेक्शन, सेक्शन 80 QQB एंड 80 RRB, दोनों सिमिलर सेक्शन थे। अब एक और सेक्शन देखते हैं, जो ये बढ़िया सेक्शन है आपका एंड ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा, क्योंकि ये आपका नॉर्मल प्रोविजन में भी आ जाता है, 115 BSc में भी आ जाता है। तो ये आपने बहुत ही ज्यादा अच्छे से करके जाना है। 80JJAA आपके टोटल इनकम के क्वेश्चन में भी आ जाता है, अलग से क्वेश्चन बेस का बन के आ सकता है। चलो जी,
देखते हैं आज जो क्या लिखा है इसके अंदर। 80JJAA ये बात करता है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू एम्प्लॉइज। अगर मान लो कि आपने कोई नए एम्प्लॉयज रखे हैं, नए एम्प्लॉयज मतलब कि एडिशनल एम्प्लॉयज आपने रखे हैं, तो उनपे जितना आपने एक्स्ट्रा खर्चा किया है उसकी आपको एक्स्ट्रा डिडक्शन यहां मिल जाएगी 80JJAA के अंदर। जरा समझना, पहले देखो भी एलिजिबल कौन है। यहां पर इस वाली डिडक्शन के लिए एलिजिबल है हर तरह का एसएससी, एनी एसएससी, इंडिविजुअल, एचईएफ, एओपी, बीओए, व्हाटएवर, कंपनी फर्म सब यहां पर आ जाते हैं। कोई भी एसएससी जो कि बिजनेस करता है, प्रोफेशन वाले लोग यहां पर कवर नहीं है। एज वेल एज जिसके ऊपर टैक्स ऑडिट लगता है, यानी कि उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, या फिर वो 10 करोड़ की जो लिमिट थी कि आपकी टोटल रिसिप्ट में से मैक्सिमम 5%, अगर आपकी कैश वाली रिसिप्ट है, टोटल पेमेंट में से मैक्सिमम 5% आपकी कैश वाली पेमेंट है, तो आपकी लिमिट 1 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ हो जाती थी। ये हमने पढ़ा था हमारे पीजीबीपी के अंदर। तो आप सिर्फ इतना समझो कि एलिजिबल है कोई भी एसएससी जो कि बिजनेस करता है, प्रोफेशन नहीं करता, और उसके ऊपर सेक्शन 44AB टैक्स ऑडिट उसके ऊपर लगता है, वो पर्सन एलिजिबल है। एंड उसको डिडक्शन कितनी मिलेगी? जितना उसने एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट इनकर किया वो उसका 30% मिलेगा फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। जरा समझो क्या बोल रहा हूं मैं। देखो, जैसे मान लो कि ये आपका प्रीवियस से 25-26 है, ठीक है जी। इस साल में आपने कुछ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट आपने इनकर करी, तो जितना खर्चा आपने इनकर किया पहले आपने उसको पीजीबीपी के अंदर यहां पर आपने उसकी डिडक्शन ले ली, ठीक है जी। पीजीबीपी के अंदर आपने सैलरी के खर्चे की, यहां पर आपने 100% आपने खर्चे की डिडक्शन ऑलरेडी ले ली, ठीक है जी, पीजीबीपी के अंदर ले ली। फिर नीचे जाकर जब डिडक्शंस की बारी आई तो आपने डिडक्शन भी ले ली अंडर सेक्शन 80JJAA। आपको एक्स्ट्रा यहां पर अलाउ किया गया, एक्स्ट्रा काम करो 30% और ले लो बेनिफिट। यहां पर हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जा रहा है, जो 100% ऑफ द सैलरी हम एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट हम इनकर करते हैं उसकी पीजीबीपी के अंदर तो हमें मिल गई डिडक्शन। यहां नीचे जाकर 80JJAA में एक्स्ट्रा हमें बेनिफिट यहां पर दिया गया है, राइट। एंड ये दिया जाएगा हमें 3 साल तक। तो मान लो ये हमारा पहला साल है, तो इसका अगला साल होगा 26-27 एंड 27-28। इन तीनों सालों में मुझे 25-26 वाले एडिशनल एम्प्लॉय का बेनिफिट मुझे इन तीनों सालों में मिलेगा, 30-30-30% करके मुझे मिलेगा, ठीक है जी। लेकिन आपको इसकी चिंता नहीं करनी, आपको तो एक ही साल का निकालना है एग्जाम के अंदर, तो आपको इस बात की ज्यादा चिंता नहीं करनी। चलो, अब सवाल आता है कि सर ये एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट क्या होता है? देखो, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट मतलब कि जो नए एम्प्लॉयज आपके पास आए हैं, उन नए एम्प्लॉयज को आपने टोटल सैलरी कितनी पे करी। यहां पर हम एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे, हम एम्प्लॉय की सैलरी नहीं निकाल रहे, हम लोग देख रहे हैं कि बिजनेसमैन को कितना सैलरी का खर्चा यहां पर होता है, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो जो भी उसको आप सैलरी पे कर रहे हो उसके 100% खर्चे की डिडक्शन यहां ले लो, 30% यहां पर और ले लो, ठीक है जी, 30% और ले लो। अब सवाल आता है कि एडिशनल एम्प्लॉयज कैसे निकालें भाई, कितने हमारे एम्प्लॉयज बढ़ गए। उसके लिए काम करो, ये देखो मेरे साथ। अगर आपका नया बिजनेस है तो भी सिंपल सी बात है, आपका नया बिजनेस है तो साल के पहले दिन आपके पास कोई भी एम्प्लॉय नहीं था। इन मान लो साल में आपने 100 एम्प्लॉय आपने करे, तो सारे के सारे आपके एम्प्लॉयज नए ही तो हैं, तो सारे के सारे एम्प्लॉयज आपके बन जाएंगे एडिशनल एम्प्लॉयज। एंड इन एडिशनल एम्प्लॉयज को आपने जितनी भी सैलरी पे कर दी, सबका 30% एक्स्ट्रा डिडक्शन आप यहां पर ले लो 80JJAA के अंदर, ठीक है जी। ये हो गया हमारा न्यू बिजनेस के केस में, क्योंकि हमारा नया बिजनेस है, साल के पहले दिन तो कोई एम्प्लॉयज थे नहीं, साल के आखिरी दिन जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सारे के सारे नए एम्प्लॉयज ही माने जाएंगे। लेकिन सवाल आते हैं कि अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस चले आ रहा था पहले से, तो क्या करना है, जरा समझना। अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस चले आ रहा था, यानी कि आपने लास्ट ईयर भी बिजनेस किया था, इस साल भी बिजनेस कर रहे हो, अगले आने वाले साल भी बिजनेस करोगे, तो आपको चेक करना है कि साल के बिगिनिंग में एंड साल के लास्ट में कितने थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो मेरे साथ, जैसे मान लो ये आपका एक साल है, अब साल के बिगिनिंग में मान लो आपके पास 100 एम्प्लॉयज थे, एंड आपके पास जस्ट सेकेंड, साल के बिगिनिंग में आपके पास 100 एम्प्लॉयज थे एंड आपको 25 यहां पर ज्वाइन करे, एंड उसके बाद 30 आपको छोड़कर चले गए, तो साल के एंड में आपके हो गए 95। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो 25 मेरे हैं ये न्यू मेरे एडिशनल एम्प्लॉयज हैं, मुझे इसके खर्चे की 30% का एडिशनल मुझे डिडक्शन चाहिए? यहां पर नहीं बोल सकता, क्योंकि ओवरऑल अगर मैं देखूं तो साल के बिगिनिंग और एंड में मेरे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यहां पर कम हो रहे हैं, तो मुझे कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलेगा, यहां पर मुझे कोई भी डिडक्शन नहीं मिलने वाली। राइट, वैसे देखो दूसरा एग्जांपल मेरा, जैसे मान लो कि यहां बनाते चलो इसको, यहां पर जैसे मान लो साल के पहले दिन थे मेरे 100 एम्प्लॉइज, उसके बाद मेरे पास 35 और आ गए, लेकिन 25 छोड़ के भी चले गए, तो ओवरऑल मेरे पास साल के एंड में बचे 110। क्या अब मुझे बेनिफिट मिलेगा? हाँ मिलेगा। एंड यहां पर जो मेरे नंबर ऑफ एडिशनल एम्प्लॉयज बनेंगे वो बनेंगे साल के पहले दिन और आखिरी दिन कितने, उसके डिफरेंस पर, बीच में कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं दैट डजंट मैटर, राइट। तो मेरे ओवरऑल मैंने देखे तो मेरे यहां पर 10 एम्प्लॉयज बढ़ रहे हैं, तो 10 एम्प्लॉयज के मुझे मिल जाएगी 80JJAA के अंदर मुझे डिडक्शन मिल जाएगी। एक केस और देख लो, चलो
इसको एक सेकंड, इसको यहीं पर देख लेते हैं, जो इसी के अंदर ही देख लेते हैं। एक केस और देखो, जैसे साल के पहले दिन आपके पास 100 एम्प्लॉयज थे एंड आपके पास मान लो 30 एम्प्लॉय आए एंड 30 ही चले गए, तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो यहां पर भी कोई एडिशनल एम्प्लॉय नहीं है। एडिशनल एम्प्लॉय नहीं है तो कोई भी डिडक्शन आपको 80JJAA के अंदर आपको नहीं मिलेगी। आई होप ये सारा क्लियर है, बड़ा आसान था ये वाला हमारा। ठीक है जी, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका ये वाला 80JJAA। अच्छा, कुछ यहां पर स्पेशल बातें और आ जाती हैं कि आपने अगर सैलरी किसी को पे कर दी बाय एनी मोड अदर देन अकाउंट पे, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ईसीएस, इन शॉर्ट बोलूं तो ट्रेसेबल मोड के अलावा आपने किसी भी तरह से पेमेंट कर दी, जैसे कैश में कर दी, बियर चेक से कर दी, क्रॉस चेक से कर दी, तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। राइट, आपने सैलरी पे करनी है बाय अकाउंट पे, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ईसीएस या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड, उससे आपने पेमेंट करनी है बस, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो आपको 80JJAA का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। एक बात और समझना कि मैंने बोला कि एडिशनल एम्प्लॉइज कॉस्ट के आपको 30% का बेनिफिट मिलेगा। अब कुछ कुछ हमारे एम्प्लॉय होते हैं जो कि हमारे एडिशनल एम्प्लॉय की डेफिनेशन से हमने हटा देने हैं, एंड ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वाले सेक्शन का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपको एडिशनल एम्प्लॉय में से कौन कौन लोग हटा देने। सबसे पहले समझो, एक आपको क्वेश्चन भी आता है इसका बढ़िया सा। सबसे पहले कि कोई ऐसा एम्प्लॉय जिसकी पूरी मंथली सैलरी 25,000 रुपए से ज्यादा की है, यानी कि भाई वो 25,000 से ज्यादा कमाता है, मान लो भाई 25,500 हो गया, हटा दो इसको, 26,000 हो गया, हटा दो, हाँ 25,000 है ना, एग्जैक्ट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 25,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ज्यादा अगर हो गई तो वो बड़ा इंप्लॉय बन गया। हमें यहां पर गवर्नमेंट चाहती है कि हम छोटे छोटे इंप्लॉयज को बेनिफिट दे, हम ज्यादा एम्प्लॉयमेंट करें। इस सेक्शन का ऑब्जेक्टिव समझो, गवर्नमेंट चाहती है ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो छोटे छोटे लोगों के लिए, बड़े लोग तो कहीं पर भी जॉब कर लेंगे। अगर आपकी सैलरी 25,000 से ज्यादा की है तो आपको यहां पर 80JJAA का बेनिफिट नहीं मिलेगा। राइट, एम्प्लॉयर को बेनिफिट नहीं मिलेगा, एम्प्लॉय के लिए तो है नहीं, एम्प्लॉयर को उस वाले एम्प्लॉय का बेनिफिट नहीं मिलेगा 80JJAA का। एक बात और समझना, कोई ऐसा एम्प्लॉय जो कि आरपीएफ के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता तो उसको भी हटा दो, उसके लिए आपको 80JJAA का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका मतलब कोई ऐसा एम्प्लॉय जो कि यूआरपीएफ के अंदर पार्टिसिपेट करता है ना, उसको हटा दो। देखो एसपीएफ की बात तो यहां पर होती नहीं, एसपीएफ होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, वो तो सरकारी एम्प्लॉयज के लिए, उसकी बात नहीं कर रहे। आरपीएफ होना चाहिए, यूआरपीएफ यहां पर कवर नहीं है। यूआरपीएफ में पार्टिसिपेट करे तो उस वाले एम्प्लॉय को हटा दो। ठीक है जी, या फिर कोई ऐसा एम्प्लॉय जो कि आपके पास लेस देन 240 डेज इन द प्रीवियस ईयर काम करता है, उसको भी हटा दो। लेकिन यही जो लिमिट है ना आपकी 240 डेज की, ये कम होके हो जाएगी 150 डेज अगर आपका जो बिजनेस है दैट इज ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ अपैरल, फुटवेयर या फिर लेदर प्रोडक्ट। अपैरल होते हैं कपड़े, फुटवेयर होता है आपके जूते चप्पल, या फिर लेदर प्रोडक्ट, कोई भी लेदर प्रोडक्ट, अपैरल, फुटवेयर, लेदर प्रोडक्ट, ये वाले काम, ये वाले चीजें मैन्युफैक्चर करने का आपका बिजनेस है, तो ये जो लिमिट है 240 डेज की, ये कम होके हो जाएगी आपकी 150 डेज। राइट, ये आपको याद रखना है। एंड एक बात और, कोई ऐसा एम्प्लॉय जिसकी एंटायर कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है इन द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। अभी दोबारा रिपीट करूंगा आपके लिए वाला, रुको एक बार आपके लिए दोबारा रिपीट करता हूं ये वाला अच्छे से। देखो एडिशनल एम्प्लॉय के अंदर आपने क्या क्या चीजें नहीं लेनी, कौन कौन से एम्प्लॉयज हटा देने। सबसे पहले कोई ऐसा एम्प्लॉय जिसकी मंथली सैलरी 25,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा की है, या फिर कोई ऐसा एम्प्लॉय जो कि आरपीएफ के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता, या फिर कोई ऐसा एम्प्लॉय जो कि आपके पास 240 डेज से कम काम करते हैं। 240 डेज और मोर करना चाहिए, 240 डेज से कम करेगा तो हटा दो। और यही जो लिमिट आपकी 240 की, ये कम होकर हो जाएगी 150 डेज इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ अपैरल, फुटवेयर, लेदर प्रोडक्ट। और कोई ऐसा एम्प्लॉय जिसकी एंटायर कंट्रीब्यूशन हम नहीं पे करते, सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है इन द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, तो उस वाले एम्प्लॉय को भी हटा दो। इन सारे एम्प्लॉयज को आपको हटाना है 80JJAA की कैलकुलेशन में से। इस चीज का ध्यान रखना है, थोड़ी सी मेहनत करके इसको आप अच्छे से याद करो, इसी से आपका क्वेश्चन आने वाला है, इसी से आएगा। ठीक है जी। अच्छा एक बात और समझना, मैं आपको एक बात बताता हूं यहां पर। जैसे मान लो कोई एम्प्लॉय है जो कि हमारे इस वाले प्रीवियस ईयर 25-26 में, जस्ट फॉर एग्जांपल, जस्ट सेकंड, हाँ 27, हाँ मान लो कि 25-26 वाले साल में उसने ज्वाइन किया यहां पर 1 दिसंबर 2026 को उसने माने ज्वाइन किया, 1 दिसंबर 2025 को मान लो उसने ज्वाइन किया। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां तक कितने नंबर ऑफ डेज हो गए आपके? तो करो एक बार कैलकुलेट करो भाई, दिसंबर के 31 डेज, जनवरी के 31, फेब के 28 एंड मार्च के 31, तो 121 डेज आपके यहां पर हो गए। तो मुझे बताओ क्या इस वाले साल में मुझे इस वाले एम्प्लॉय का बेनिफिट मिलेगा? 80JJAA का बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वाले साल में इसने 240 डेज या फिर 150 डेज इसने कंप्लीट नहीं करे, तो इस साल में मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन यही वाला एम्प्लॉय अगर अगले साल हमारे पास रहता है एंड अगले साल मेरे अंडर ये
अगले साल मेरे अंदर ये 240 या फिर 150 डेज मेरे अंदर काम कर लेता है, तो माना जाएगा कि ये अगले साल ही एम्प्लॉय था एंड अगले साल से ही हमें इसके अंदर 80JJAA का हमें इसके लिए बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, राइट। तो जरा देखो क्या लिखा है, वेयर एन एम्प्लॉय इज एम्प्लॉयड फॉर लेस देन 240 और 150 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी कि हमारे वाले साल में कम दिन उसने काम किया, बट एम्प्लॉयड फॉर 240 और 150 डेज इन द नेक्स्ट प्रीवियस ईयर, तो माना जाएगा कि वो अगले साल ही एम्प्लॉय हुआ था एंड अगले साल से हमें उसका एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का बेनिफिट 30% यहां पर हमें मिलने लग जाएगा अगले साल से ही। राइट, ये वाला पॉइंट भी आपके लिए अच्छा था काफी। सो राइट, इसको भी एक बार इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। आई होप ये सारा क्लियर है। एंड एक छोटी सी बात यहां पर और लिख रही है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बात यह है कि 80JJAA का बेनिफिट अगर आपको चाहिए तो आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवानी पड़ेगी एंड उस ऑडिट रिपोर्ट को आपको टाइम पर फाइल करना पड़ेगा। ड्यू डेट याद करो क्या थी, ड्यू डेट थी इसकी 30 सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। भाई हमारे टैक्स ऑडिट वाले जो लोग होते हैं, मैं आपको बताता हूं चलो दोबारा, टैक्स ऑडिट वाले जो लोग होते हैं उनकी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग होती है मेरी 31 अक्टूबर। ठीक है जी, ये तो हमारी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम होती है। टैक्स ऑडिट आपने सिर्फ 1 महीने पहले फाइल करना होता है, तो 1 महीना पहले इसका हो गया हमारा 30 सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। इस तरीके से आपने याद रखनी ड्यू डेट, राइट। चलो ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 80JJAA। अब इसके आगे एक और देखते हैं, आ जाओ, हमारे दो छोटे छोटे सेक्शन यहां पर 80TTA एंड 80TTB। ये दोनों सेक्शन क्या बात करते हैं जरा समझना। ये दोनों सेक्शन बात करते हैं इंटरेस्ट आपको मिल रहा है कहीं से, किसी बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। पहले बात करते हैं इसके, आ जाओ 80TTA की। ये जो सेक्शन है ये सिर्फ मिलेगा एक इंडिविजुअल को या फिर एचयूएफ को, एंड तभी मिलेगा जब आपने पहले इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट आपने कमाया होगा, यानी कि आपने किसी बैंक के साथ, किसी पोस्ट ऑफिस के साथ या किसी कोऑपरेटिव बैंक के साथ आपने कोई सेविंग्स अकाउंट खुलवाया एंड उससे आपको इंटरेस्ट मिला। तो पहले काम करो, पहले सारे के सारे इंटरेस्ट को टैक्सेबल कर दो अंदर, अदर सोर्स के अंदर, राइट। अदर सोर्स के अंदर पहले उसको टैक्सेबल करो, फिर नीचे जाकर 80TTA के अंदर उसकी डिडक्शन ले लो। एंड कितनी मिलेगी, मैक्सिमम 10,000 रुपए की आपको डिडक्शन मिलेगी। जितना आपका इंटरेस्ट था वो, या फिर 10,000 विच एवर इज लोअर, उतने की डिडक्शन आपको यहां पर मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, यहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेविंग्स अकाउंट की ही बात कर रहे हैं, सिर्फ सेविंग्स अकाउंट की बात कर रहे हैं, राइट। तो पहले उसको टैक्सेबल कर दो अदर सोर्स के अंदर, नीचे जाकर मैक्सिमम 10,000 की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखना 80TTA जो है ना, ये सिर्फ इंडिविजुअल एचएफ के लिए, लेकिन जो हमारा रेजिडेंट सीनियर सिटीजन होता है, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन यानी कि रेजिडेंट ऐसा बंदा जो कि 60+ है, उसके लिए ये वाला सेक्शन नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास और बढ़िया वाला सेक्शन है, उसके पास 80TTB। ये सेक्शन बात करता है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक। ये उस वाले सेक्शन से बेटर है। यहां पर तो हमें सिर्फ 10,000 की मिलती थी, यहां पर हमें मिल जाएगी मैक्सिमम 50,000 की डिडक्शन, राइट। एंड ध्यान से देखो, यहां पर सिर्फ डिपॉजिट लिखा है, ऊपर वाले में सिर्फ सेविंग्स अकाउंट लिखा था, यहां पर डिपॉजिट लिखा है। डिपॉजिट मतलब कि आपने बैंक के साथ किसी भी तरह का डिपॉजिट करा दिया, जैसे आपने सेविंग्स अकाउंट खुलवाया वो भी कवर हो जाएगा, आपने एफडी करवा दी उस पर इंटरेस्ट मिला वो भी आ जाएगा, आपने आरडी करवा दी वो भी आ जाएगा, ये कोई भी आपने डिपॉजिट कर दिया किसी भी बैंक के साथ, पोस्ट ऑफिस के साथ, कोऑपरेटिव बैंक के साथ, तो वो इंटरेस्ट यहां पर आ जाएगा। पहले उस इंटरेस्ट को टैक्सेबल कर दो अदर उसके अंदर, फिर नीचे जाकर 80TTB के अंदर डिडक्शन ले लो, ओनली फॉर अ रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। मैं आपको बात बताता हूं कि पूरे इनकम टैक्स में जहां जहां पर भी हमारे सीनियर सिटीजन को बेनिफिट दिया गया ना, वो हमेशा एक रेजिडेंट सीनियर सिटीजन को ही दिया गया। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, राइट। पूरे इनकम टैक्स में जहां जहां भी बेनिफिट दिया गया, सिर्फ एक रेजिडेंट सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया गया, राइट। नॉन रेजिडेंट को नहीं। अगर कोई नॉन रेजिडेंट बूढ़ा बंदा आ जाता है, नॉन रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, तो उसको 80TTA मिलेगा। 80TTB जो है सिर्फ एक रेजिडेंट और सीनियर सिटीजन को मिलेगा। तो जितना उसको इंटरेस्ट मिलता है सबका मिलाकर, सेविंग्स अकाउंट, एफडी, आरडी, जो भी डिपॉजिट है सारे, मैक्सिमम 50,000 तक की यहां पर उसको मिल जाएगी डिडक्शन, राइट। आई होप क्लियर है। अच्छा, एक छोटी सी बात आपको मैंने बतानी है, एक छोटी सी बात, बिल्कुल छोटी सी बात है दोनों सेक्शन के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप एक सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हो पोस्ट ऑफिस के साथ, पोस्ट ऑफिस के अंदर, याद करो मैंने आपको अदर सोर्स के अंदर एक बात बताई थी कि पोस्ट ऑफिस के साथ अगर आप सेविंग्स बैंक अकाउंट खुलवाते हो, तो जो भी आपकी इनकम होती है उसमें से पहले आपने उसको टैक्सेबल करना है अदर सोर्स के अंदर, ठीक है जी, अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल करना है। तो जो भी आपकी इनकम होती है ना, उसमें से मैक्सिमम 3500 या फिर 7,000 की आपको मिल जाती है एग्जेम्पशन। ये जो एग्जेम्पशन है ना, ये हमने अदर सोर्स वाले हेड के अंदर ही ले लेनी है। एंड ये कब मिलती थी याद करो, ये मिलती थी आपको इन केस ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट। आपका पोस्ट ऑफिस में इंडिविजुअल अकाउंट है, या फिर आपका पोस्ट ऑफिस में अगर ज्वाइंट अकाउंट है, तो आपको 7,000 रुपए की एग्जेम्पशन मिलती थी। इस पॉइंट को भूलना नहीं है।
ये एग्जेम्पशन जो है ये हम माइनस कर देंगे हमारे अदर सोर्स वाले हेड के अंदर अंदर ही। फिर नीचे जाकर जब हम डिडक्शन लेंगे ना, तो जो अमाउंट हमारा यहां पर बचेगा, जस्ट सेकेंड, जो अमाउंट हमारा ये माइनस करने के बाद बचेगा उसके अगेंस्ट हम नीचे जाकर डिडक्शन लेंगे 80 TTA या फिर 80 TTB के अंदर, राइट। जो भी हमारा ये वाला अमाउंट बचा उसी अमाउंट को यहां पर ले लो, ये ले लो पहले तो आप वो वाला अमाउंट, या फिर मैक्सिमम जो हमारी लिमिट थी 10,000 के 80 TTA में या 50,000 के 80 TTB में, विच एवर इज लोअर करके उतने की हमें यहां पर मिल जाएगी डिडक्शन। आई होप क्लियर है सारा, ठीक है जी। ये हो गया हमारा 80 TTA TTB। अब एक लास्ट हमारा सेक्शन और आता है। देखो हमारे चैप्टर 6A वाली सारी डिडक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब एक हमारी डिडक्शन इसके बाद एक और आती है सेक्शन 10AA वाली, ये हमारे चैप्टर 6A से बाहर है, उससे अलग डिडक्शन है हमारी, इसको भी कवर करते हैं। आ जाओ साथ साथ ही। देखो 10AA जो है ना, ये सेक्शन बढ़िया सेक्शन है, काफी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एंड इसमें काफी बढ़िया बढ़िया डिडक्शन आपको दी जाती है। देखो इसके अंदर बात क्या करते हैं, इसके अंदर बात करते हैं 10AA के अंदर, दिस इज अ स्पेशल प्रोविजन फॉर न्यूली एस्टैब्लिश्ड यूनिट इन अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये क्या होता है सर? SEZ होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कोई ऐसा एरिया जिसको गवर्नमेंट ज्यादा डेवलप करना चाहती है। गवर्नमेंट चाहती है कि यहां पर ज्यादा बिजनेसेस आए, अपना पैसा इन्वेस्ट करे, इस शहर को डेवलप करे, उसको बोला जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो एरिया है यहाँ पर हरियाणा में, इसके साइड में यूपी है, यूपी में एक शहर है आपका नोएडा, नोएडा नाम से, इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन माना जाता है। वैसे सूरत के अंदर एक शहर है, सूरत के अंदर कुछ एरिया है आपका, सूरत खुद ही शहर है, तो सूरत के अंदर कुछ एरिया आपका, वहां पर उसको भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन माना जाता है। तो इन एरियाज को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है ऐसे लोगों को जो कि SEZ के अंदर जाकर अपना बिजनेस सेटअप करते हैं, राइट। तो अगर आपने कोई न्यू यूनिट एस्टैब्लिश करी है अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर, तो आपको बेनिफिट मिलेगा 10AA के अंदर, काफी अच्छे लेवल का बेनिफिट यहां पर दिया जाता है। सबसे पहली बात सर, एलिजिबल कौन है? देखो एलिजिबल है कोई भी एसएससी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इंडिविजुअल HUF AOP BOA कंपनी सब आ जाते हैं। कोई भी एसएससी जो कि SEZ के अंदर बैठकर कोई मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन का काम करता है, प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल, कुछ भी काम करते हैं, बेसिकली आप समझो कोई फैक्ट्री वो लगाकर बैठे, कोई फैक्ट्री लगाकर बैठा है, मींस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल वो कर रहा है, या फिर कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, या फिर डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाला काम कर रहा है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, एंड ये सारे काम वो कर रहा है एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर यूनिट एस्टैब्लिश करके, वहां पर बैठ के सारे काम कर रहे हैं। आपको ये काम SEZ के बाहर नहीं करने, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर बैठ कर ही करने, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव समझो, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि इन शहरों को डेवलप करना है, लोग ज्यादा पैसे इसके अंदर लगाए, पैसा लगाएंगे तो शहर डेवलप होगा, इसके लिए ये वाला प्रोविजन बनाया गया, राइट। चलो एक कंडीशन यहां पर और आ जाती है कि ये जो 10AA की डिडक्शन है ना, आपको तभी मिलेगी जब आपका जो SEZ यूनिट है उसने अप्रूवल ले लेना है बाय 31 मार्च 2020, एंड उसको अपने काम स्टार्ट कर देने हैं बाय 31 मार्च 2021। ये छोटा सा पॉइंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल मैं बोलूंगा याद कर लो कि आपको अप्रूवल ले लेना है बाय 31 मार्च 2020 एंड मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट भी कर देनी है बाय 31 मार्च 2021। ठीक है जी। अब सवाल आते हैं कि सर डिडक्शन कितनी मिलेगी? मेन पॉइंट यही है आपका कि सर डिडक्शन कितनी मिलेगी। चलो तो डिडक्शन कितनी मिलेगी, देखो जरा ध्यान से। डिडक्शन आपको मिलेगी बड़े अच्छे लेवल की, टोटल आपको मिलेगी 15 ईयर्स तक की आपको डिडक्शन मिलेगी। 15 ईयर्स, भाई 15 साल कम नहीं होते, बहुत ज्यादा होते हैं। तो 15 ईयर्स में आपके जितने भी एक्सपोर्ट प्रॉफिट है 100% ले लो पहले 5 साल में। फर्स्ट 5 ईयर्स 100% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट, फिर नेक्स्ट 5 ईयर्स 50% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट, एंड फिर लास्ट के 5 साल 50% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट, या फिर जितना अमाउंट आपने क्रेडिट किया है इन द SEZ री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट। ये क्या होता है सर, इसके बारे में करेंगे थोड़ी देर में बात। तो जरा समझो, पहले मैं बात कर रहा हूं यहां पर 0 to 5 ईयर्स की। 0 to 5 ईयर्स आपके ऑपरेशंस के पहले 5 साल, जितना भी आप एक्सपोर्ट करते हो, इंडिया के बाहर सामान बेचते हो, एक्सपोर्ट करने पर जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसका 100% अमाउंट एग्जेम्प्ट, सारा अमाउंट एग्जेम्प्ट कर दो, कुछ टैक्सेबल नहीं करना, जितना प्रॉफिट कमा रहे हो सारा माफ। बड़े अच्छे लेवल की एग्जेम्पशन है आपकी, डिडक्शन सॉरी। इसके बाद देखो यहां पर ईयर नंबर 6 से लेकर 10 तक जितना भी आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट है उसका 50% के ले लो डिडक्शन, एंड उसके बाद ईयर 11 से लेकर 15 में जितना आपने पैसा एक्सपोर्ट प्रॉफिट आपने कमाया उसका 50%, या फिर जितना पैसा आपने SEZ री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर दिया वो, विच एवर इज लोअर। इसका पर्पस क्या जरा समझो।
हमारी गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव वही है कि हम लोग पैसा एसईजेड के अंदर इन्वेस्ट करें। भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कंपनीज पहले 10 साल बेनिफिट ले लें इस वाले सेक्शन का, फिर लास्ट के 5 साल में एसईजेड से पैसा निकाल कर भाग जाए। ऐसा भी कर सकती है कंपनीज। तो इसको अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने ये वाला प्रोविजन बनाया कि आप जो एसईजेड री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट के अंदर जो आप पैसा डालते हो वो आपको एसईजेड के अंदर ही यूज करना है। इसलिए इसका नाम बना एसईजेड री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट। राइट, सॉरी, आई होप क्लियर है सारा। ठीक है जी, अब सवाल आते हैं कि सर ये एक्सपोर्ट प्रॉफिट क्या है। एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकालने का तरीका बढ़िया सुनो, मैं आपको बताता हूँ इस तरीके से, आपको इस तरीके से ज्यादा समझ में आएगा। जैसे आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है एंड ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट, और ये आपका जितना भी पूरा आपका एसईजेड यूनिट है, पूरे एसईजेड यूनिट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने दे रखा आपको। अब चेक करो कि सर आपका टर्नओवर कितना है। टर्नओवर, आपका जो टर्नओवर है उसके अंदर कुछ ऐसी सेल भी होगी जो कि एक्सपोर्ट की सेल होगी, कुछ ऐसी सेल भी होगी जो कि आपने इंडिया में ही सेल कर दी होगी, डोमेस्टिक सेल। राइट, तो मान लो कि आपकी जो एक्सपोर्ट सेल है वो आपकी है 150 लैक्स एंड आपकी जो डोमेस्टिक सेल है, जस्ट फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक सेल वो है आपकी 450 लैक्स। तो मुझे बताओ भाई टोटल टर्नओवर कितना हुआ आपका। टोटल टर्नओवर आपका हुआ 600 लैक्स। ठीक है जी, एंड मान लो आपका नेट प्रॉफिट था 40 लाख। तो बताओ भाई अपना इस एक्सपोर्ट प्रॉफिट को कैसे निकालोगे, बताओ एक्सपोर्ट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। भाई सिंपल सी बात है ना, इस एसईजेड यूनिट का टोटल नेट प्रॉफिट ले लो। पहले मैंने ले लिया यहां पर 40 लाख रुपए, वो ले लिया, इसको मल्टीप्लाई कर दो एक्सपोर्ट सेल से, डिवाइड कर दो टोटल सेल से। यही तो हमारा फॉर्मूला है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 150 लाख से, डिवाइड कर दो 600 लाख से, ये बनेगा आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट। निकालो एक बार कितना आ गया, आई थिंक आएगा 10 लाख आएगा आपका। 10 लाख, तो 10 लाख सॉरी क्या हो गया गले में, सॉरी। तो ये जो 10 लाख है ये बनेगा आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट। एंड अगर आप अपने 0 to 5 ईयर्स के अंदर हो तो 100% एग्जाम्प्ट कर दो, डिडक्शन ले लो 100% की। अगर 6 to 10 के अंदर हो तो 50% की डिडक्शन ले लो। एंड अगर 11 to 15 के अंदर हो तो 50% की डिडक्शन, या फिर जितना पैसा आपने एसईजेड री इन्वेस्टमेंट रिजर्व के अंदर डाला वो विच एवर इज लोअर, उतनी की आप डिडक्शन ले लो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वही पॉइंट यहां पर आ जाता है कि अगर आपने इंडिया के बाहर कुछ सेल करी तो एक्सपोर्ट टर्नओवर जो आपने किया है ना, इस एक्सपोर्ट टर्नओवर में आपने सिर्फ उतना ही पैसा लेना है जितना आपने विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर आप इंडिया के अंदर लेकर आ चुके हो। जरा समझना ध्यान से। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका प्रीवियस ईयर है, ये आपका असेसमेंट ईयर है। ठीक है जी, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। अब प्रीवियस ईयर खत्म होने के बाद 6 महीने यानी कि 30th सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, यहां तक आप जितना पैसा ला चुके हो ना, उतना ही पैसा आपने इस एक्सपोर्ट टर्नओवर के अंदर इंक्लूड करना है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, वो आपने एक्सपोर्ट टर्नओवर से इसके आगे का जो आपको पैसा मिला एक्सपोर्ट टर्नओवर से हटा दो, लेकिन आपने उसको टोटल टर्नओवर में से नहीं हटाना। टोटल टर्नओवर के अंदर वो आएगा। राइट, यहां पर हमारी गवर्नमेंट की इंटेंशन समझो। अगेन हमारी गवर्नमेंट हमें कम डिडक्शन देना चाहती है। भाई अगर आप कोई चीज न्यूमरेटर से हटा दोगे, डिनोमिनेटर में पड़े रहने दोगे, तो ओवरऑल आपकी डिडक्शन कम होगी ना। राइट, तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकालते हुए सबसे पहले काम करो, एसईजेड यूनिट का जो आपका नेट प्रॉफिट है वो ले लो। वो ले लिया हमने, एसईजेड यूनिट का आपका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मतलब कि आपकी पीजीबीपी की इनकम जो कि आपने इनकम टैक्स के अंदर कैलकुलेट करके रखी है वो ले लो। इसको मल्टीप्लाई करो एक्सपोर्ट टर्नओवर से, डिवाइड कर दो टोटल टर्नओवर से। लेकिन जब बात करें एक्सपोर्ट टर्नओवर की, तो जितना पैसा इंडिया में आ चुका है बाय 30th सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, इस दिन तक जितना पैसा आपके पास आ चुका है उतना ही पैसा आपने इसके अंदर लेना है। इसके बाद जो आपको रियलाइज हुआ है जो आप इंडिया के अंदर ला रहे हो वो एक्सपोर्ट टर्नओवर में नहीं आएगा, लेकिन टोटल टर्नओवर में तो वो फिर भी आएगा ही आएगा। टोटल टर्नओवर में तो आएगा। राइट, अच्छा एक छोटी सी बात यहां पर और आ जाती है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जिस कंट्री से आपको पैसा इंडिया के अंदर लेकर आना है, कभी कभी वो सामने वाली कंट्री भी जल्दी से पैसा रिलीज नहीं करती, उनको भी दिक्कत आती है रिलीज करने में। तो एक यहां पर एक छोटी सी रिलैक्सेशन दे दी कि अगर आपने दूसरी वाली कंट्री के अंदर आपने कोई सेपरेट अकाउंट बना दिया एंड वो जो पैसा इंडिया में लाना था उस सेपरेट अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करा दिया एंड उस सेपरेट अकाउंट का आपने आरबीआई से अप्रूवल ले लिया, तो मान लिया जाएगा कि आप उसको इंडिया में ला चुके हो एंड फिर आपको इस एक्सपोर्ट टर्नओवर के अंदर उसको इंक्लूड करने दे दिया जाएगा। ये छोटी सी बात हमारे यहां पर थी, छोटा सा नोट था, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। राइट, अब एक बात और समझना, मैंने आपको पीछे बताया कि ये जो एसईजेड री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट बनाया जाता है ये इसलिए बनाया जाता है ताकि हम एसईजेड के अंदर ही पैसा इन्वेस्टेड रखें, उससे पैसा निकालकर भागे ना, इसलिए बनाया जाता है। अब जरा समझो, गवर्नमेंट की इंटेंशन ये है कि हम एसईजेड के अंदर ही पैसा इन्वेस्ट करके रखें। तो हमारी गवर्नमेंट कहती है कि जो जितना पैसा आपने एसईजेड री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट के अंदर डाला है
उस पैसे को आपने यूटिलाइज करना है SEZ के अंदर ही न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर करने के लिए। एंड एक्वायर करके आपने उसको संभाल के नहीं रखना, एक्वायर करके आपने उसको पुट टू यूज भी कर देना है विद इन 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर, जिस साल का आपने SEZ रीइन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट में पैसा डाला था। एग्जाम्पल से समझो मेरे साथ, एग्जाम्पल से समझो। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 साल मुझे यहां पर दिख रहे हैं। अब मान लो मैंने इस वाले साल में मैंने कुछ SEZ री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट में मैंने पैसा डाला, ठीक है जी। अब यहां पर गवर्नमेंट कहती है कि एक काम करो, इस वाले साल के एंड पर आ जाओ, यहां पर इस वाले साल के एंड पर, इस वाले साल के एंड से 3 साल निकालो, 1 2 3 यहां तक। तो इन शॉर्ट बोलो यहां से लेकर यहां तक आपने इस SEZ री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट वाले पैसे को आपने यूटिलाइज करना है, न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर करके आपने पुट यूज भी कर देना है। इन 3 सालों तक आपने उसको पुट यूज भी कर देना है, राइट। तो आपने 3 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, जिस साल में आपने SEZ री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट में पैसा डाला था, उस साल के एंड से 3 साल के अंदर अंदर आपने न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर करके पुट यूज भी कर देनी है। ये कहते हैं हमारी गवर्नमेंट। लेकिन सवाल आते हैं कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा। दो चीजें हो सकती है, या तो आपने SEZ री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट का जो पैसा है, हो सकता है कि आपने इसको कहीं मिस यूटिलाइज कर लिया। उन्होंने बोला था न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है, आप इसको निकालकर अपने शहर ले गए पैसा, या फिर आपने उससे ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली या कुछ और खरीद लिया, तो उसको बोला जाता है मिसयूज करना। तो जिस साल में आपने मिसयूज किया उस साल की इनकम बना दो। देखो, जिस साल में आपने मिसयूज किया उस साल की टैक्सेबल इनकम बना दो, उस साल में टैक्सेबल कर दो उतना पैसा। जैसे मान लो मैंने इस साल के अंदर मान लो मैंने मिसयूज कर लिया, मिसयूज, तो इस साल के अंदर वो मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। जितना पैसा मैंने मिसयूज किया वो सारा का सारा मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि हमने मिसयूज नहीं करा, लेकिन हमने 3 साल का पीरियड के अंदर उसको यूटिलाइज ही नहीं करा, ये भी हो सकता है। तो अगर मैंने यूटिलाइज नहीं करा मींस अमाउंट इज लेफ्ट अनयूटिलाइज्ड, तो जब ये 3 साल का पीरियड खत्म होगा, तो खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट ईयर होगा, नेक्स्ट ईयर की हम उसको बना देंगे टैक्सेबल इनकम, नेक्स्ट ईयर कर देंगे उसको टैक्सेबल। रेट सेम बात यहां पर लिखा, आप चाहो तो एक बार रेट करके देख सकते हो। यानी कि 3 साल खत्म हो गए तो 4th ईयर हो गया, तो 4th ईयर के अंदर उसको टैक्सेबल कर दो। आई होप क्लियर है सारा। हाँ जी, अब 2-3 पॉइंट यहाँ पर छोटे छोटे एक्स्ट्रा लिखे, आपके सीए इंटर लेवल के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइनल में पूछे जाते हैं, बट स्टिल हम इसको पढ़ेंगे। देखो, टोटल टर्नओवर जो होता है वो होता है आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर एंड डोमेस्टिक टर्नओवर दोनों को ऐड करके आता है, जो मैंने आपको पीछे यहाँ पर समझाया। टोटल टर्नओवर मतलब कि एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक दोनों ऐड करके, ठीक है जी। तो ये हमें कहते हैं कि जब एक्सपोर्ट टर्नओवर में से जब आप एक्सपोर्ट टर्नओवर से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे टोटल से, तो एक्सपोर्ट टर्नओवर में से आपने वो वाला अमाउंट हटा देना है जो कि विद इन 6 मंथ्स आप इंडिया के अंदर नहीं लेकर आ पाए, लेकिन टोटल टर्नओवर में से आपने उसको नहीं हटाना, ये बात यहां पर लिखी है। अच्छा, एक बात और समझना, कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप इंडिया के बाहर आप कुछ सामान एक्सपोर्ट करते हो, या फिर इंडिया में कुछ आप सामान किसी को भेजते हो, तो आने जाने का खर्चा हो जाता है। जैसे मान लो आपने इंडिया के बाहर यूएसए में कुछ आपने सामान भेजना था आपने, तो आपने जब भेजा तो भेजते हुए आपके फ्रेट का खर्चा आ गया, ये टेलीकम्युनिकेशन का खर्चा आ गया, या रास्ते में सामान खराब ना हो जाए उसके इंश्योरेंस का खर्चा आ गया, या फिर कोई भी ऐसा खर्चा आ गया जो कि विद डिलीवरी ऑफ आर्टिकल से रिलेटेड है। तो ये सारे जो खर्चे होते हैं ना, ये एक्चुअल में आपको अपने टोटल टर्नओवर में से हटाने हैं, क्योंकि अगर आपने ये सारे खर्चे इनकर करे तो आपका बायर आपको ये सारे खर्चे रिइंबर्स करेगा, तो आपके टर्नओवर में ऐड तो हो जाएगा। बट स्टिल अगर टर्नओवर में ये इंक्लूडेड है तो आपने इसको दोनों में से हटाना है, अपने एक्सपोर्ट टर्नओवर में से भी हटाना है एंड डोमेस्टिक टर्नओवर में से भी हटाना है, राइट। तो ये जो मैंने खर्चे बता रखे, फ्रेट, टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस या फिर कोई भी खर्चा इन कनेक्शन टू डिलीवरी, ये सारे खर्चे आपने इसमें से भी हटाने हैं एंड ये टोटल टर्नओवर में से भी आपने हटाने हैं। आई होप ये सारा क्लियर है। एक छोटी सी बात और आ जाती है, याद करो हमने पीजीबीपी के अंदर जब सबसे पहला सेक्शन देखा था, हमारा सेक्शन नंबर 28 हमने पढ़ा था, वहां पर मैंने एक बात बताई थी कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले लोग होते हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है गवर्नमेंट से। जैसे उनको दिया जाता है कैश कॉम्पेंसेटरी सपोर्ट, या उनको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाता है, या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस। ये सारी जो चीजें होती है ना, ये आपकी पीजीबीपी की इनकम बनती है, आपके पीजीबीपी हेड के अंदर जाता है। लेकिन इस वाले सेक्शन हम 10AA की बात जब करते हैं तो ये सारी चीजें आपके पीजीबीपी के अंदर अगर इंक्लूडेड है तो हटा दो। इसका मतलब कि सर ये जो हमने पीछे देखा था नेट प्रॉफिट, ये 40 लाख हमें जो नेट प्रॉफिट यहां पर दे रखा है, अगर मान लो यहां पर मेरा कैश कॉम्पेंसेटरी सपोर्ट है, या मान लो ड्यूटी ड्रॉबैक मेरा यहां पर है, या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, जो भी मैंने लिख दिया, ये सारी चीजें अगर मान लो इस वाले मेरे नेट प्रॉफिट के अंदर आ रही है तो ये नहीं आनी चाहिए। इस नेट प्रॉफिट में से पहले ये तीनों चीजें हटा दो, राइट, इसमें से माइनस कर दो, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उस नेट प्रॉफिट को आपने यहां पर लेना है। आई होप क्लियर है सारा। एक छोटी सी बात यहां पर और आ जाती है
कि मैंने आपको बताया सेक्शन 10AA की जो हमने डिडक्शन पढ़ी है, ये हमारे चैप्टर 6A वाली जो हमने डिडक्शन देखी थी उससे अलग चलती है, राइट, उससे अलग चलती है। तो ये वाली जो डिडक्शन है ना, ये आपको बिल्कुल लास्ट में मिलेगी। पहले आपने चैप्टर 6A की सारी डिडक्शन ले लेनी है, उसके बाद भी कुछ इनकम बच गई तो ही आपने 10AA की डिडक्शन यहां पर लेनी है। एक छोटी सी बात यहां पर और आ जाती है कि कभी कभी आपको इंडिया के बाहर जाकर ऑन साइट कंप्यूटर डेवलपमेंट करवानी पड़ती है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि इसके लिए जो एलिजिबल एसएससी होता है, एलिजिबल में एक ये भी आता है बंदा जो कि डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाला काम करता है, वो भी एलिजिबल हो जाता है, राइट, ये भी एलिजिबल बंदा है। तो इसमें कंडीशन ये थी कि आपको एससीजेड के अंदर यूनिट के अंदर बैठकर, एससीजेड के अंदर बैठकर आपको काम करना है, ये कंडीशन थी। लेकिन सर इसकी एक्सेप्शन ये है कि कभी कभी हमारा जो क्लाइंट होता है अगर इंडिया के बाहर बैठे है तो वो कभी कभी कहता है आप हमारे ऑफिस में आकर काम करो, आप हमारे लिए डेवलप कर रहे हो सॉफ्टवेयर, हमारे ऑफिस में आकर काम करो। तो अगर आपको इंडिया के बाहर जाकर ऑन साइट, उनके साइट पर जाकर आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी पड़ती है, तो मान लिया जाएगा आपने एससीजेड के अंदर बैठकर ही किया है और आपको एससीजेड का बेनिफिट दे दिया जाएगा, आपको 10AA का बेनिफिट यहां पर मिल जाएगा, राइट, यू आर स्टिल एलिजिबल फॉर 10AA, राइट। अभी छोटी सी बात यहां पर आ गई कि अगर आपको 10AA का बेनिफिट आपको लेना है तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा सीएसए, एंड वो ऑडिट आपको ड्यू डेट तक आपको फाइल करना पड़ेगा। सेम बात जो हमने पहले पढ़ी थी 80JJAA के अंदर, सेम बात यहां पर आपके आ चुकी है। टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा एंड आपको ड्यू डेट ऑफ टैक्स ऑडिट तक आपको फाइल करना पड़ेगा। ड्यू डेट ऑफ टैक्स ऑडिट इज 30th September ऑफ द असेसमेंट ईयर, ठीक है जी। एक यहां पर बात और आ गई, ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी हमारे सेक्शन 35AD के अंदर, सिमिलर बात यहां पर आ गई कि ये जो एससीजेड का यूनिट आप बना रहे हो ना, ये आपका कोई पुराने यूनिट को रिकंस्ट्रक्ट करके या पुराने यूनिट को स्प्लिट अप करके नहीं बनाना चाहिए। दिस शुड बी अ कंप्लीटली न्यू यूनिट, राइट। तो पुराने कोई बिजनेस आपका चल रहा था उसको स्प्लिट अप करके बना दिया, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। रिकंस्ट्रक्शन करके बना दिया, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। दिस शुड बी एन एंटायरली न्यू बिजनेस। हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि हम ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करें उसको डेवलप करने के लिए, राइट, इसलिए यहां पर पुराने बिजनेस का नहीं चलेगा। एक बात और कि इसके अंदर जो भी आपने प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्ट करी है वो प्लांट एंड मशीनरी भी आपकी न्यू प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए। लेकिन हाँ, आपकी टोटल प्लांट एंड मशीनरी में से 20% अगर ओल्ड है, यानी कि आपकी सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, 20% चलेगी। और एक बात और, अगर इंडिया के बाहर से आप इंडिया में कोई प्लांट एंड मशीनरी लेकर आ रहे हो तो इंडिया के लिए उसको न्यू माना जाएगा, उसको हम लोग इस वाले सेक्शन के लिए न्यू प्लांट एंड मशीनरी ही मान लेंगे। ये सेम पॉइंट है, एग्जैक्टली वही सेम पॉइंट है जो कि हमने पहले हमारे सेक्शन 35AD के अंदर ऑलरेडी पढ़ रखा है, राइट। तो ये था हमारा डिडक्शंस वाला टॉपिक। आई होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा। काफी मेहनत लगी मेरी इस वाले रिवीजन को कराने में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगता है, एक बार हमारे क्लासेस को भी चेकआउट करना। एंड बस आई होप आपको लेक्चर काफी ज्यादा पसंद आया था। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।